ज्ञान बांटे, अच्छी बात है, दावत भी शरई आपका फ़र्ज़ है, ठीक है, मगर हिकारत से नहीं भाई, हिकारत की निगाह से देख के नहीं, सही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तुम में बहुत पोटेंशियल है, ये नहीं कि मुझ में देखो कितना पोटेंशियल है, तुम मुझ जैसे क्यों नहीं बनते। इस तरह ज्ञान बांटा जा रहा हो। तेरे हिजर में जाने तूने क्या किया, क्या पे यार। सर ये MQM बीच में कहाँ से आया थी? ये ना कैंपेन में थे, ना आवाम पे थे, ना पोस्टर पे थे, 15 सीटें कौमी गोद में असेंबली थे। सही DHA के पनपने के लिए बाकी शहर का इनसिक्योर होना बड़ा ज़रूरी है। DHA की और वर्थ क्या है? ये दिमाग ख़राब कर देती है मुस्तकिल ख़बरों में रहना, ठीक है, दिमाग ख़राब कर देती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये जो चस्का है एल्गोरिथम में नज़र आ रहे हो कि नहीं आ रहे। साइड पे आके हम जरा थोड़ा चाय पिए, मैं इसी को सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ। इतने बड़े मुल्क के 5वां चौथा सबसे बड़ा मुल्क है हम पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ लोग 30-30 सेकंड के अंदर खुलासा करके निकल जाते हैं मुल्क ये है इस वजह से है। क्यों? महफिल की दाद लूटने तक जुमला दे दिया, तालीम। जुमले तो खलील रहमान कमर साहब भी देते हैं, ठीक है, तो वो इतना आपका रह गया है बस एक एनालिसिस चीज़ों का। उसमें फिर आपको लोग थोड़ा सा एक VIP भी ट्रीट करना शुरू कर देते। क्यों? जहाँ पे आपको पहले सगे शादी भी नहीं बुलाते थे, अब बड़े बड़े ब्रांड्स आपको लॉन्च पे बुलाते हैं, ठीक है। सर ये आपने पर्सनल अटैक किया थोड़ा सा। नहीं, मुझे तो शादी में बुलाते थे। मैं सर अब तो मुझे लगता है मीडिया वाले छेड़ने के लिए कहते हैं बानी PTI, सटायर के लिए ना, असर देख के कि बानी PTI। अक्सर लोग भी कहते हैं इमरान खान माफ़ कीजिएगा, बानी PTI, ठीक है। और आप तो फिर बड़े नाइव और भोले हैं कि अगर आप उनके वीलॉगर को देख के कहते हैं कि मेरी अपनी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो करप्ट हो रही हैं। इस तरह तो गेम ऑफ थ्रोन्स देख के डिफेंस के आधे बर्गरों ने अपने भाइयों के गले काट दिए होते कि बाप की सारी विरासत मुझे मिलेगी। मैंने तो नहीं देखा अभी तक होते हुए भाई। पर ज़रूरी नहीं कि मैं ही एक पार्टी बनाऊं जो कि फाउंडर, एक तो हर एक पाकिस्तानी ने ना अपने कार्ड के आगे फाउंडर लिखना है, फाउंडर ऑफ नथिंग, ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्लडी नथिंग, बट फाउंडर लिखना है उसने। CEO आपके जितने भी इख्तलाफ हों हाफिज़ नईम साहब से, उस बंदे ने आके कहा कि मेरी APS की सीट नहीं बनती, PTI जीती है। आप कैसे इस बात की कदर नहीं कर सकते? आप उसको अप्रिशिएट, अब ये कहने पे कि आप एक जमातियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कैसे लिबरल हैं? भाई मुझे नहीं पता मैं कैसा लिबरल हूँ, मुझे कम से कम ये तारुफ चाहिए कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं एक फेयर इंसान हूँ। आपकी जो गुफ्तगू इतनी अच्छी है ना, और ये चाय भी बहुत अच्छी थी, तो मैं जो हूँ एरज भाई को ज़रा जहमत दोबारा दूंगा कि अगर एक और कप की फरमाइश अगर मैं कर सकूँ। हाँ, आपने ही घोंड में पी ली सारी। मैं, आपने कहा कि आप पहले चाय पी लें, मैं तो भाई चाय का शदाई हूँ। सही है, हाँ, तैयाशी करते हैं। मैं रोक दिया था, मुझे तो लगा था, तो हम तो चले गए थे जोन में। तो वहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं फिर। अच्छी चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। चले फिर से पूछूं आपकी जर्नी के बारे में। कदर नहीं। इमरान भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको जो है ना ताज़ा और आज़ाद फिजाओं में सांस लेता वो देख के बड़ी खुशी हुई। आपके बारे में जो आखिरी इतलात, आखिरी तो खैर नहीं, मैं अभी भी पाकिस्तान में रहता हूँ। ये पाकिस्तान अच्छा, तो रहते तो हम भी हैं वैसे, लेकिन हमारी और आपकी सिचुएशन बड़ा मुख्तलिफ इसलिए। नहीं, आप तो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तो स्मॉग ने भी गला पकड़ा हुआ है अलग। आपको तो किसी और ने गला पकड़ा हुआ था ना, जो हमने खबरें सुनी थी साल एक पहले। हमारा हमने खुद ने पकड़ा हुआ है। भाई हमारे अंदर की जज्बात है ना, हमारे अंदर की ख्वाहिशाएँ तमन्नाएँ, हम माऊफ हो जाएँ, हम गाफिल हो जाएँ, अपना गला छोड़ देंगे, छुड़वा लेंगे। वाह क्या बात है। सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के तो नहीं आए थे बाहर? सॉफ्टवेयर हो भी सकता है यार अपडेट हो गया हो, मेरे ख्याल में वो तो रोज़ ही अपडेट होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने से क्या मुराद है कि अब आप तमीज़ से बात करेंगे या जिनसे आप जिनकी मुखालफत करते थे उनकी तायीद करेंगे, या अब आप ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे जो आप बातें कर रहे हैं उस हवाले से। यही इसके अलग अलग चीज़ें। अच्छा, आम इस्तिलाह ये है कि अब वो उनकी साइड पे आ गया है तभी छोड़ दिया होगा, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ हमें बताती है कि इस हवाले से कभी भी दावे नहीं किए जाते। आपका काम, आपका स्टांस वो ख़ुद बता देता है कि आप किस जानिब खड़े हैं। बिल्कुल। इफ़ यू हैव टू वेयर इट ऑन योर स्लीव कि मुझे देखो मैं कितना मजहबी हूँ, मुझे देखो मैं कितना मुहिब्बे वतन हूँ, मुझे देखो मैं कितना इंसान दोस्त हूँ, तो आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है। तो या तो हो सकता है कि मैं गाफिल था, मुझे पता नहीं, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है, या वो काम हो ही नहीं रहा इसलिए आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है, और तीसरी चीज़ शायद आप काम इसलिए करते हैं ताकि हर एक को पता चले कि आप ये काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अपना काम से काम रखें लोग, और टाइम विल टेल, एंड टाइम हैज़ बीन अ ग्रेट टेस्ट ना। मुझे बताया ना, अब ये वोट को इज़्ज़त दो से लेके बूट को इज़्ज़त दो, 3 साल के अंदर सामने आ गई ना कहानी खुल के। बिल्कुल, कोई पर्दा नहीं बाकी रहा। वो पॉपुलैरिटी जो एकदम से यूं जा रही थी वो अब कहीं ढूंढने को नहीं मिल रही, किसी ज़मीनी इंतखाब में नहीं मिल रही।
तो ये चीज़ें खुद आया हो जाती हैं। इसके बारे में हमें कभी भी दावे नहीं करने चाहिए। ऐसे ही है, जो मैंने भी जिक्र किया था वो आपका एक पर्सनल इंसिडेंट था, और आपने कहा कि आपके काम और आपका एक्शन बताया गया इसके ऊपर। बहुत से लोगों के एक्शन हैं वो डिफरेंट बता रहे होते हैं, और वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और आते ही उनका मौके बदला हुआ भी होता है। आपके ख्याल में क्या डिफरेंस था बेसिकली, आपकी जो पूरी स्ट्रगल है, या आपके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, या आपकी आइडियोलॉजी है, या आप बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर हैं कि आप जो है वो बिल्कुल बदले पे वापस नहीं आए, आपका बिल्कुल वही स्टांस और वही कुछ। बहुत से लोग फ़ौरन जल्दी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बल्कि याद आ गया मुझे फवाद चौधरी साहब बड़ा खुला बताते हैं कि यार मैं तो याद नहीं, मैं पैरे पै जाऊँगा। एक पॉडकास्ट में मैं जाते ही पैर पड़ जाऊँगा, मुझसे दिसंबर में मार नहीं खाई जाती। तो ये क्या थॉट प्रोसेस होता है? यार मैं 26 साल का था जब पहला इलेक्शन कराची में लड़ा 2013 का। और 2013 की सियासी फ़िज़ा कुछ और थी, MQM कोई और बला होती थी, ठीक है। और उस वक़्त जब मैं बातें करता था तो लोग यही बात करते थे, यार कि तुम्हें तो पता है ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये नहीं तो उनके चाहने वाले शाह से आधा शाह के वफ़ादार, जो भी कह लीजिए, कि लोग डर बिठाते थे और आप थोड़ा सा मोहतात होते हो कि नहीं होते, कॉमन है ना, एक रिएक्शन होता है। फिर मेरे ख़्याल में 2014 दिसंबर के अंदर मैं 27 का हो चुका था, जब मुझे उस वक़्त जमातुल अहरार के स्पोक्स पर्सन उस वक़्त बला होती थी एहसानुल्लाह एहसान, TTP बड़ी एक्टिव थी। ये APS के 4 दिन बाद की बात है। मुझे फ़ोन करके उसने कहा कि तुम एक मुज़ाहरा कर रहे हो, उससे पीछे हट जाओ। मैंने कहा भाई हम तो नहीं हटेंगे। उसने कहा फिर जहाँ खड़े हो वहीं पे खून रेज़ी होगी। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग आज तक ऑनलाइन पड़ी है, तो मैं जो कोट कर रहा हूँ आप उससे जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हुआ था वाक़या। अच्छा, उस वक़्त मैं इस्लामाबाद में था और मैंने वहाँ पे सांस ले लिया। मैं कराची आया, और कराची में जब मैं आया तो पहले हर 2 महीने तो जिस सिग्नल पर रुकता था ज़रा नेचुरली देखता था कि कोई आके ठोक देगा, चूँकि थ्रेट आई हुई है। 2015 और 16 6 मुख्तलिफ हिट लिस्टों के अंदर मुझे बताया गया मेरा नाम है। मुझे मुहर्रम के महीने के अंदर SSP साहब के पास से 2 संतरी आते थे लेटर लेके कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन देनी है ख़ास, उनमें आपका भी नाम है, तो ये 2 संतरी घर के बाहर खड़े करने हैं, जिसको मैंने रिटर्न के अंदर रिजेक्ट किया है हर बार कि मुझे ज़रूरत नहीं है। आप शहर महफूज कर लीजिए, मेरा घर महफूज हो जाएगा। मेरा घर महफूज करके थोड़ी मैं मेरे पड़ोसी को वो सहूलत हासिल ली जो मुझे तो आपके पड़ोसी को शायद थ्रेट भी ना हो, तो ये लेने में क्या हर्ज है? पॉइंट इसकी देखिए, जब शहर महफूज होगा, या तो मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ ना जिसके लिए कोई ख़ास प्रोटेक्शन चाहिए, या तो मैं फॉरेन लैंड में काम कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क में बैठ के अपने आइन की पासदारी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये तो फिर इस बात का इकरार है कि वी कम्प्लीटली फेल्ड एज अ स्टेट, ठीक है। ये कहने का मकसद क्या है जो आपने कहा ना कि आप ऐसे क्यों नहीं आए, एक तरीके से आप कह सकते हैं बूट कैंप ट्रेनिंग। इसी चक्कर के अंदर, इसी एक्टिविज़म की वजह से जिस दिन ये एहसानुल्लाह एहसान की कॉल आई, जब कॉल आई वो रिकॉर्ड हुई, वो मीडिया पे चली गई, तो उसका एक असर भी होना था। तो मेरी वालदा कराची में थी, उस वक्त अकेले रह रही थी। मेरे वालिद की लाहौर में नई जॉब लगी थी, हम वहाँ किराए के मकान में कराची में रह रहे थे, और मैं इत्तेफाक से इस्लामाबाद में था जब APS का वाक़या हुआ और ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, उसमें मैं नुमाया हो गया। तो इस थ्रेट की वजह से मेरा दोस्त जो है मेरी वालदा को घर से बाहर लेके गया था। मैंने कहा जब ख़बर ब्रेक होगी तो वो इमोशनल होंगी, घर पे कोई है नहीं, तुम ज़रा काम डाउन करना। वो 2 घंटे बाद जब उनको घर छोड़ने गया है, उस घर के ताले बदले हुए थे। मैं जिनके पास किराए पे था वो मेरे सगे रिश्तेदार थे, ठीक है। वो नीचे के फ्लोर पे थे, मैं ऊपर के फ्लोर पे था। तो एक तो रिश्तेदारी भी थी, दूसरा एक मालिक मकान किराएदार का रिश्ता था। तो और मुझे पूरा 2015 और तकरीबन 2016 के 8 महीने इस कराची शहर में कोई भी घर देने को किराए पे तैयार नहीं था। तो मैं मशकूर हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने घर पे रखा, जिसकी जितनी गुंजाइश थी, जहाँ जितना मुमकिन था, कहीं 2 हफ़्ते, कहीं 1 दिन, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 4 हफ़्ते, कई दिन मैं गाड़ी में भी सोया अपनी, क्योंकि कहीं जाने की उसमें जगह नहीं थी। फिर मैंने उस वक्त काम शुरू किया था डिज़ास्टर रिलीफ़ का, तो हमने एक ट्रस्ट बनाया था, उसमें हमने कई साल काम किया डिज़ास्टर रिलीफ़ में, टिल द पॉइंट ऑफ कोविड हम उसमें एक्टिवली काम करते रहे। फिर वकालत की मसरूफियात की वजह से मुझसे अलहदा हो गया, बट मैं फिर 4 महीने ऑफिस में सोया हूँ। फिर इवेंचुअली इस सिक्योरिटी इस पोजीशन पे आई, लोगों के जहन में क्या कम से कम वो एक चीज़ रहम निकला। और मुझे फिर जो मिला भी किराए पे पहला घर, वो इस रेफरेंस से कि जिनके घर में किराए पे गया उनकी भतीजी जो थी वो भी एक्टिविस्ट थी, तो इस वजह से वो थोड़ा आशना थे इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह के मामलात से, तो उन्होंने थोड़ी एम्पैथी दिखाई। और अभी भी जब भी ये बात आती है, जो कि मैं अभी भी किराए पे रहता हूँ, तो एक तो वकील है जी, ये बड़ा मसला है, दूसरा सियासी एस्पिरेशन है, तीसरा मसला है, और उसके अलावा जो पैकेज है, जो कंट्रोवर्सी रिलीजन को लेके या थ्रेट्स को लेके या बाकी चीज़ें।
अब इसी तरह जब ये वाक़या हुआ तो आई वॉज़ वेरी वेल एक्सपेक्टिंग इट। मैं शायद इस तरह से खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ बहुत बाद में हुआ, वरना कहीं आजकल लोग तो चूँ चाँ कर रहे हैं, ऐसे ही हो तो ज़बर लग गया है, ज़ेर लगने से पहले ही घर पहुँच जाते हैं। सही है, हर्फ ही लफ्ज़ भी मुकम्मल नहीं होता है, एक हर्फ ही लिखा होता है। तो ये और देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो मिठाई की दुकान में जाके हलवाई से शिकायत मत करें। सही बात है। जिन लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली वाकया क्या हुआ, तो जो रिसेंट हुआ है, मतलब वो डिटेल्स नहीं पता, बहुत चलूँगा। मैं सरगर्म था मिलिट्री कोर्ट्स का जब फैसला हुआ 9 मई के बाद। मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है पीटीआई से, मगर मेरा, अगर आप अपना तारुफ़ देते हैं या लोगों ने आपको तारुफ़ दे दिया है इंसानी हकूक़ कारकुन बराए इंसानी हकूक़, तो मैं तो इंसानों की बातें करूँगा ना। मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या वो नून लीग है, वो पीटीआई है या वो कोई ऐसी जमात है जो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो कोई सियासी जमात भी है कि नहीं है। मैं तो पब्लिकली कलअदम जमात के लोग जब गैर आइनी तौर पे जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए हैं, मैंने पब्लिकली उस हवाले से भी बात की है, नाम लेके बात की है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट्स का जब फैसला हुआ तो मैंने ज़रा कोऑर्डिनेशन शुरू की कि भाई हम बतौर सिविल सोसाइटी भी कोई पटिशन फ़ाइल करते हैं। मैंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उस वक़्त शायद ये बड़ा सेंसिटिव, शायद आज भी सेंसिटिव टॉपिक हो, बहुत ज़्यादा होगा, तो उस काविश से रोकने के लिए मुझे मेहमान बनाया गया। वो ज़बरदस्ती ज़दोकोप करके गन पॉइंट के ऊपर मुझे मेरी फैमिली के सामने अगवा करके ले गए। और फिर मैं मशकूर हूँ आवाम का, उनका, जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, जिन्होंने दुआएं भी की, शोर भी मचाया, सहाफ़ी हजरात का, सियासी जमातों का जिनका मैं नाकिद हूँ और बहुत मुखालफत करता हूँ, मगर उनकी आवाज़ से उस वक़्त असर और फ़र्क पड़ा। मेरे ख़ानदान का, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया, बिकॉज वो फेस कर रहे थे फेयर ऑफ द अननोन कि इसके साथ हुआ क्या है। मुझे तो फिर पता था कि आई वॉज फेसिंग फेयर ऑफ द नोन, कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है। और उन दोस्तों का जिन्होंने अपने अपने तरीके से कोशिशें की, और मैं 22 घंटे में वापस आ गया। और कोई बड़ा उस तरीके से मैं उस बैठ को चीज़ को इसलिए नहीं इतना जिक्र करता कि जहाँ लोग 10 साल गुजरने के बावजूद भी बच्ची को नहीं पता है कि मैं यतीम हूँ या मेरे सर पे बाप का साया है, बीवी को नहीं पता है मैं बेवा हूँ या मैं अभी भी किसी के निकाह में हूँ, माँ को नहीं पता मेरी गोद आबाद है या उजड़ गई है, तो वो इस कश्मकश में 10-10 साल से हैं। मैं उसमें बैठ के 22 घंटे के ऊपर क्या शोर मचाऊँ। और दूसरी बात देखिए, इंसानी हकूक़ के कारकुन का काम होता है माशरे में जो बुराई है, माशरे में जो मज़ालिम है मज़लूम तबकात के साथ, आप उसके ऊपर रोशनी डालें, उसको उजागर करें, उसको ख़बर बनाएं, ख़ुद ख़बर ना बन जाएं। एक ऐसे माशरे के अंदर एक्टिविज़म करके कंट्रोवर्सी इनवाइट करना, स्कैंडल इनवाइट करना, क्रिटिक इनवाइट करना बड़ा आसान है। और फिर पर्पज़ ये अगर ये कि ख़बरों में रहना है, तो फिर आप इस बात पे शोर मचाते रहें कि ओ लुक मुझे थ्रेट आ गई, ओ लुक मेरे साथ ये क्रिटिक हो गई, ओ लुक वो ये हो गया वो हो गया। एक हद तक आपने रिकॉर्ड के लिए बात कर दी कि जी रिकॉर्ड का हिस्सा ये आई थी, बट इफ़ यू मेक योर ओन मिजरी योर कॉज, तो फिर आपके इंटेंशंस कोई और हैं। ऐसे फिर लोग कहेंगे हीरो बनने के लिए कर रहे थे, ऐसे कुछ अपने इलेक्शन कैंपेन में। हाँ, तो ये उसके अलावा एक और भी चीज़ है भाई कि ये दिमाग ख़राब कर देती है मुस्तकिल ख़बरों में रहना। ठीक है, दिमाग ख़राब कर देती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये जो चस्का है कि एल्गोरिथम में नज़र आ रहे हो कि नहीं आ रहे। साइड पे आके हम जरा थोड़ा चाय पिए, मैं इसी सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपने कहा दिमाग ख़राब कर देती है, तो सिर्फ सियासत ही नहीं है, तो हम जिस भी शोबे में देखें, हम जिस माइक पे जिस कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, और आजकल जो सियासी जमातें जिस ट्रेंड को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रही हैं कि फ़लाँ ने किया था तो वो टिकटॉक बनाई थी, तो फ़लाँ ने किया था तो वो डिजिटली बड़ा वो हुआ था, सोशल मीडिया की बहुत पावर, बड़ी ताकत, तो बिल्कुल एग्जैक्टली छाप रहे हैं और दिमाग ख़राब हुआ हुआ नज़र आ रहा है लोगों का। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इससे बचा जा सकता है अगर इसकी अवेयरनेस या रियलाइजेशन हो जाए, या फिर ये ख़राब करेगी दिमाग? आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो आपकी हद तक मैं सिर्फ अपना तजुर्बा शेयर कर सकता हूँ। देखिए, इसमें बड़ी कुदरती एक अट्रैक्शन है, कशिश है कि आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। उसमें फिर आपको लोग थोड़ा सा एक वीआईपी भी ट्रीट करना शुरू कर देते। क्यों? जहाँ पे आपको पहले सगे शादी भी नहीं बुलाते थे, अब बड़े बड़े ब्रांड्स आपको लॉन्च पे बुलाते हैं। ठीक है सर, ये आपने पर्सनल अटैक किया थोड़ा सा। नहीं, मुझे तो शादी में बुलाते थे। मैं आप पे नहीं कर रहा, मैं अपने ही रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, अपनी ही स्टोरी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सडनली एक अच्छा लगता है ना यार कि आई एम रेलेवेंट नाउ, पीपल वांट टू एंगेज विद मी, दे वांट मी टू बी देयर, और मेरे आने से उस महफिल में 4 चांद लगते हैं। तो आपको अपनी एक एहसास होता है इंपॉर्टेंस का कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ राइट।
आपको शॉर्ट टर्म में तो ये एहसास होता है। अब लॉन्ग टर्म में ये है कि आप किसी का तमाशा हैं, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है, या वाकई आप कुछ जामे काम कर रहे हैं और लोग आपके परस्तार हैं। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। वो एक वायरल आइटम हो सकते हैं, इसलिए भी शायद हो सकता है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हों, बट नॉट नेसेसरीली कि वो उनके फ़ैन हो ना। आप ऐसे भी बहुत से मशहूर लोग हैं, इनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जिनके लोग तज़हीक करते हैं, उनका ही मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को देख के उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको फॉलो करें। उनको फॉलो इसलिए करते हैं कि नीचे कमेंट में उनकी नई वीडियो पे गालियाँ लिख सकें। ऐसा भी है। तो ये तो फिर आपने फैसला करना है भाई। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि क्या आप कैमरा ऑन होने के बाद पब्लिक लाइफ में घर से बाहर निकलने के बाद कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है, या आप वाकई में वो इंसान हैं। उससे भी एक आसानी हो जाएगी। अगर आप एक किरदार अदा कर रहे हैं और आपने कहा यार ये कि ज़रिया माश है, मीडिया में रहना, पब्लिक में रहना, इससे ब्रांड एंडोर्समेंट आती हैं, इससे मोनेटाइजेशन है, इससे 4 और मौके खुल जाते हैं, तो फिर तो आप काम पे लगे हैं भाई, जितनी मेहनत करनी करो, अल्लाह तुम्हें और दे। बट अगर आप वाकई में एक शख्स हैं जिसने सोशल मीडिया को एज अ मोड ऑफ एंगेजमेंट ढूंढा है और वो अपनी बात करना चाहता है, तो यार अपनी बात भी कितनी बात होगी, एक वक्त के बाद बातें ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप बोंगियाँ मारेंगे माजरत के साथ, एंड यू मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। तो कभी कभी आप ब्रेक भी लीजिए, अपने अंदर को इनरिच कीजिए, किसी चीज़ का मुताला कर लीजिए, कोई अच्छी फ़िल्म देख लीजिए, रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार लीजिए, और इस बड़ी कॉस्मोस के अंदर अपनी हैसियत को, हकीर हैसियत को पहचान के ये भी रियलाइज़ कीजिए कि यार आखिर फ़र्क क्या पड़ता है। ऐसे ही है सर। आप ऐसे लोगों को देख 75 साल है ना पाकिस्तान जी, क्या है कुर्रा अर्ज़ के ऊपर, तारीख़ के ऊपर 75 साल, कुछ भी नहीं, एक मिली सेकेंड भी नहीं है, ठीक है। हम देखें उसको, हम इतना रोए बैठे हैं। हमसे बड़े बड़े रियासतें जो हैं बनी, पनपी, फूली, तरक्की की हर उरूज पे पहुंची, फिर जवाल पजीर हो गई, तबाह हो गई, निस्तो नाबूद हो गई, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस। हमारी भी एक स्ट्रगल है। हम कभी कभी इतना इसमें घिर जाते हैं और महव हो जाते हैं कि हमें लगता है बस जीना मरना हर वक्त यही है। तो मेरे ख्याल में इससे भी कभी आप ब्रेक लें। ऐसे ही अभी फैमिली व्लॉगर सर ऑफ द रिकॉर्ड बात आपसे थोड़ी सी हुई थी, सरप्राइजिंगली आपने उसको उतना कंडेम नहीं किया था जितना आज के बहुत से लोग जो हैं फैमिली व्लॉगर्स का नाम सुनते ही थोड़ा उठते हैं। फैमिली व्लॉगर्स हैं बहुत से, जो फैमिली व्लॉगिंग चल रही है आज के प्रोफेशन है, उनके ऊपर बात करना, तनकीद करना। तो आपने वो ये सरप्राइज़ हुआ कि आपने उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, आपने कहा कि शायद ये थोड़ा सा नेचुरल है, नॉर्मल है, चलने दो। ये भी एक वो, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? एक अजीब मुकाबला है। पहला तो मुकाबला है कि मशहूर कौन है ज़्यादा, बात आपसे पहले कर रहा था। फिर दूसरा मुकाबला है कि अच्छा शोहरत किसकी अच्छी है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप हलाल और गैर हलाल ये चीज़ें तलाश कर रहे हैं। फिर उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके आर्गूमेंट्स थोड़े क्लासिस्ट भी होते हैं। आप शायद कुछ गली मोहल्ले, कुछ कल्चर से वाकिफ़ ही नहीं हैं, चूँकि आपको अपने घर में वो माहौल नज़र नहीं आता, चूँकि तो आपको दूसरे के घर के अंदर देख के अजीब लगता है। एक तो ये फैक्टर भी है। दूसरा ये कि जी बहुत से लोग हैं वो अपनी 4 दीवारी में कैमरा ले गए हैं और अपने घर के अफराद से आपको मुतारिफ़ करा दिया और अपने मामला डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, वो भी नहीं पता कि क्या एक घर ने बैठ के होम प्रोटेक्शन बनाई है जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है और घर वालों ने ही अपने अपने किरदार सिलेक्ट कर ली अपने अपने रोल के मुताबिक, तो हो सकता है वो भी एक किरदार ही अदा कर रहे हो ना यार, सारे काम पे लगे हैं। इट्स अ फैमिली विच इज रिप्रेजेंटिंग अ थिएटर, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। आप उसको उस नज़र से देखिए, नहीं आप उसको एक हकीकी शौहर, हकीकी बीवी उस रोशनी में देख के फिर उसकी मोरालिटी के अंदर आप बहुत ज़्यादा कूद जाएंगे। अच्छा, फिर वो भी लोग हैं जो हमें नहीं पता कि वो सिंगल भी हैं कि शादीशुदा हैं, उनके वालिदैन क्या हैं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होकर बैठ जाते हैं इस तरह के स्टूडियो में, प्राइवेट स्पेस में, मगर वो अपना ख़ानदान और अपनी चद्दर और 4 दीवारी तो नहीं दिखा रहे, मगर दूसरी की 4 दीवारी चाक करके उस पर, उसके ख़ानदान पे, उसके उठने बैठने पे तबसरा कर रहे हैं। और आप और मैं क्या कर रहे हैं? रियासत कर रही है कि बार बार हम, चूँकि रिसेंट भी है और इसलिए चूँकि हर कोई इससे आशना, जब मैं उसका रेफरेंस दूंगा, इद्दत केस मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम मीडिया क्या डिस्कस कर रहा था? एक जोड़े की अज़वाजी ज़िंदगी, अदालत क्या डिस्कस कर रही थी? सज़ा आपने 14 साल किस बात पे दी? पार्लियामेंट में क्या डिबेट थी? नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या था? तो आपको ये फैमिली व्लॉगर लग रहे हैं वल्गर इस माशरे में, जहाँ अदालतें, जहाँ ब्यूरोक्रेसी, जहाँ ऐवान पार्लियामान, जहाँ क्रीम लिटराटी, जहाँ फेस्टिवल्स एकेडमिक, उनके पैनल्स के ऊपर ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था। I think you're being a bit cruel and unfair to the family vloggers. Yeah, exactly. ठीक है, वो उन्होंने कसम उठाई है कि मोरालिटी की जिम्मेदारी माशरे पे हमारी है। और आप तो फिर बड़े नाइव और भोले हैं कि अगर आप उनके व्लॉगर को देख के कहते हैं कि मेरी अपनी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो करप्ट हो रही हैं। इस तरह तो गेम ऑफ थ्रोन्स देख के डिफेंस के आधे बर्गरों ने अपने भाइयों के गले काट दिए होते कि बाप की सारी विरासत मुझे मिलेगी। मैंने तो नहीं देखा अभी तक होते हुए भाई। तो ये देसी कंटेंट हमें बड़ा पागल कर देता है।
अंग्रेज कंटेंट पागल नहीं करता, क्योंकि अंग्रेज कंटेंट को देखने वाली ऑडियंस जो है वो पढ़े लिखे स्कूल की होती है, वो तो बड़ी समझदार होती है, और देसी कंज्यूम कंटेंट करने वाली तो जी जाहिल है, झल्ली है, गलेबल है, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़िंदगी की आजमाइशों से हमसे दिन रात ज़्यादा जूझते हैं। उनको पता है पंजाबी च कहते ने किस पा विकती है, उन्होंने पता हैगा, उन्होंने पी कट्टी है, उन्होंने पता है किस पा विकती है। हम बैठ के अफलातून बने हुए घर में। सही है सर। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, हम एक ज़माने में आपको बहुत देखते थे, लेकिन करंटली उनकी उतनी रेलेवेंस या उतनी सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। आपके ख्याल में आपके बहुत से दोस्त भी हैं, एंकर्स भी हैं, और आपके बहुत से जानने वाले भी, किस चीज़ ने उनको रेलेवेंट कर दिया, या इरेलेवेंट हो गए हैं, या वही लोग आगे डिजिटल पे अपना चूरन बेच रहे हैं? आपकी जो गुफ्तगू इतनी अच्छी है ना, और ये चाय भी बहुत अच्छी थी, तो मैं जो हूँ एरज भाई को ज़रा सहमत दोबारा दूंगा कि अगर एक और कप की फरमाइश अगर मैं कर सकूँ। हाँ, आपने ही घोंड में पी ली सारी। मैं आपने कहा कि आप पहले चाय पी लो, मैं तो भाई चाय का शदाई हूँ। सही है। हाँ, चयाशी करते हैं आप। चयाशी करते हैं। अच्छा टर्म है ये जी। जो सवाल दोबारा जरा रखिएगा मीडिया रेलेवेंस के बारे में। करंटली ये मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप ये भी नहीं कह सकते कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हो रहा है उसमें एक बड़ा कॉज मीडियम इटसेल्फ है? हो सकता है मैं यूट्यूब पे जाके जियो ही देख रहा हूँ, समा ही देख रहा हूँ, डॉन ही देख रहा हूँ, उन्हीं के चंक्स और क्लिप्स निकाल के ट्विटर पे पागलों की तरह देख रहा हूँ, या फिर उन्हीं के बंदों के प्राइवेट चैनल से देख रहा हूँ जहाँ पे वो खुल के बात कर रहे हैं, बानी की जगह इमरान उनके प्राइवेट उनके बात कर रहे हैं। तो वो एंकर्स भी रेलेवेंट हैं। आज भी सबसे ज़्यादा ट्वीट्स आप सुबह उठ के उन्हीं की देख रहे हैं, उन्हीं एंकरों की देख रहे हैं ना, तो एंकर्स तो रेलेवेंट नहीं हुए। अब वो जगह है अलग अलग बात करने की, और बहुत ज़्यादा जो वायरल क्लिप चल रहा होता है वो भी आपने टेलीविजन से लिया हुआ होता है, और बेस इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने का फॉर्मेट भी ये कि खबर अगर टेलीविजन पे चल गई है इसका मतलब वेरीफाइड है, ठीक है। नहीं चलिए तो फिर ऑफकोर्स क्या सराइयाँ होती हैं कि सेंसर्ड है, सच्ची भी है, झूठ है, क्या चीज़ है। और फिर हमारी हुकूमत तो आजकल खुद डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के एक प्रोसेस में है। मतलब कि अजीब हुकूमत है कि चलिए 26 नवंबर की रात को आप लोगों ने कॉपरेशन किया, मौके पे फ़ौरन कुछ मिनटों में अतल्ला तार ने खड़े होके और मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर कर दी, और उन्होंने बोल दिया जी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आई कैन गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि जी मौके पे उनको सारी तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर एट द स्पॉट, इट इज़ नॉट द कैबिनेट्स पोजीशन और द गवर्नमेंट्स पोजीशन एज सच। आप एक दे सकते हैं, मगर फिर हमने देखा कि वो वाक़या होता गया, बहुत क्या सराइयाँ हुई, बहुत फिगर्स आए, हम 300-400 तक चले गए, बट आखिर में कोई 12 के करीब डेथ सर्टिफिकेट्स मंजरे आम पे आए, कुछ लिस्ट फिल्टर आउट हो गई। 2-2.5 हफ्ते इसमें लगे, और 2-2.5 हफ्ते बाद हमने देखा इस्तेकाम यानी अज़्म इस्तेकाम का लोगो लगा के हुकूमत पाकिस्तान आपके और मेरे टैक्स के पैसे से अरबों रुपया खर्च करके, कम से कम जो दुरानिया था उसका वो 1 मिनट था, टेलीविज़न पे इश्तिहार चला रही थी जिसमें ये जुमला बोला गया था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से बग़ैर किसी जानी नुकसान के इस्लामाबाद को शरपसंदों से खाली कराया गया। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि एक्टिवली मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने में का मगन है, लगी हुई है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि मुझे कुछ भी बताओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन है मुझे सच बताओ, सच बताओ। तो ये हुकूमत तो वो काम भी नहीं करी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनके कंट्रोल में रहता है वो ख़ुद एक मसनूई दुनिया में रहते हैं, तो मीडिया के साथ ये भी तो इंसाफ करें ना। क्या आपके ख्याल में पैमरा उनके साथ इंसाफ कर रही है, या रियासत उनके साथ इंसाफ कर रही है, या रियासत के वो हाथ जो सबको पता है किसके हैं मगर नज़र नहीं आते वो इंसाफ कर रहे हैं? तो उन पाबंदियों के साथ, उन कदगनों के साथ भी उनका काम करना। मगर हाँ, ये इसका सलूशन भी आपने और मैंने बैठ के नहीं, मीडिया ने बैठ के निकालना है। क्या वो प्रोग्रेसिवली अपनी रेलेवेंस लूज कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग गेम? आई सी दैट हैपनिंग, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग नाउ व्हेन वी सी। अच्छा, एक ये दूसरी एक और चीज़ भी है, मीडिया जो कि चैनल है ना, एक फ़र्द तो नहीं जो गायब हो जाएगा, और कई फ़र्द ऐसे भी हैं जो कि आधे घंटे पे 3 बजे कुछ और कहते हैं और 3:30 बजे कुछ और कहते हैं, और माफ़ी भी नहीं मांगते कि 3 बजे उन्होंने क्या झूठ बोला था, ठीक है। चैनल के साथ ज़रा मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। चैनल्स के ऊपर ये भी बोझ है कि अगर लाइव DSNG को ऑन लाइव कनेक्ट करके कवर करने की इजाज़त नहीं है, तो जो भी खबर आई है उसने उसको पहले वेरीफाई करना है और फिर एयर करना है। सोशल मीडिया देयर एंड देन व्हाट्सएप पे एक ब्लर्ड लो क्वालिटी इमेज भी आई, उसमें जो भी कैप्शन लिखा आपने छाप दिया, तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन की रेस में सोशल मीडिया हमेशा आगे रहेगा। अच्छा, अब जो रेस में पहले आया, जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, तो इसका ये मतलब नहीं जो सेकंड आ गया वो महंगाई है और जो जीता था वो इंग्लिश है। हो सकता है जो बाद में वेरीफाई होके आ रहा है वो है, और ये महंगाई थी, ये गले पड़ गई, इसके रोने पड़ गए क्योंकि हमने ये मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और उसके चक्कर में हम भी डिस्क्रेडिट हो गए। तो इसलिए मैंने अब ये भी वक्त के साथ तय किया कि इवेंचुअली तो बात हो जाएगी, आई डोंट हैव टू बी द फर्स्ट टू ब्रेक न्यूज़, ठीक है। आई कैन बी परहैप्स द फर्स्ट टू गिव ए पर्सपेक्टिव विच नोबडी एल्स इज गिविंग, I can perhaps be the first to make a comment which nobody else is making, but I don't have to be the first to break news.
ठीक है, लेट इट बी वेरीफाइड, लेट इट कम आउट। हम खामखा, चूँकि मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि बाद में बिल्कुल फ्रॉड और गलत निकला, और उस चीज़ से हमें फिर सीखना चाहिए। चूँकि मेरे लिए वो आज तक एक वाक़या मेरे साथ कुछ आई थिंक उसको भी 6-7 साल हो गए, बट मुझे वो आज तक उस चीज़ का एक गम है कि ये क्यों हुआ था, और शायद किसी को याद भी ना हो मैं किस वाक़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसी तरह एक ख़बर आई थी, किसी की वीडियो थी, मैंने आगे ट्वीट कर दी, वो बाद में सब फेक ड्रामा निकला, तो मुझे चूँकि लगा कि यार इतना झूठ कौन बोलेगा, बट फिर हमें बाद में एहसास हुआ कि भाई माशरे में तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे, इंस्टिगेटर्स और खौफ हरास फैलाने वाले हर किस्म की, क्या कहते हैं वो, शर्म लिहाज से आरी होके लोग काम करते हैं। क्लैरिफिकेशन लिखी थी आपने उसकी? सब लिखा, अच्छा, पूरा तवील वीलॉग वगैरह सब बनाया, वाकई की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद पूरा एड्रेस किया। सर माज़रत कतई कलामी की आपने इससे आगे बात करनी होगी, लेकिन अभी आपको ये वाली जो पॉइंट है सर, अभी आपकी कुछ चीज़ें भी देख रहा था 2014 के जबरान नासिर में और 2025 के जबरान नासिर में हमें थोड़ा सा एवोल्यूशन में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। अभी आपने भी जिक्र किया, आपने एक ज़माने में वो खबर जो थी बड़ी फ़ौरन ब्रेक कर दी पहले के चक्कर में, बाद में रिग्रेट भी हुआ। आप खुद भी फील करते हैं कि वो वाला 2014 में एक बड़ा डिफरेंट पर्सन था और आज जो है बड़ा कि इवॉल्व और थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ठहराव वाला जबरान नासिर है, या वैसे ही वैसे ही? नहीं, मेरे ख़्याल में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए मुताला वसी हुआ है ना। 2014 में तो हम यहीं मोहल्ले की गलियों से निकले थे, अब हम पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं। उसमें हमने कई तंजीम साजियाँ देखी हैं, कई मूवमेंट्स बनते बिगड़ते देखी हैं, कई सारी चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, काफ़ी चीज़ें सारी डिस्कोर्स का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो वो चीज़ तो आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड कर देती है। दूसरा, आपको वक्त के साथ ये भी एहसास होता है कि ये रेस नहीं है, ठीक है, वही पहले आइए पहले पाइए वाला मुकाबला नहीं है। तीसरा, आपको ये भी एहसास होता है कि आपने हर चीज़ का फ़ीता नहीं काटना, आप एक कारवान का हिस्सा हैं, आप अपना रोल प्ले कीजिए, और उसके लिए आपको अपने आप को जो है इस्तकामत से खड़े करने के लिए अपने लिए भी मौके पैदा करने, ज़राए पैदा करने, अपने किसी प्रोफेशन पे भी फोकस करना है। 2014 का जबरान नासिर फुल टाइम वकील नहीं था, वो किसी अदालत के कवायद से टाइम से पाबंद नहीं था। अब मुझे रोज़ सुबह 8:30 बजे अदालत में होना होता है, ठीक है, आपके लिए 8:30 उठना बड़ा मुश्किल काम है। आपकी अम्मी का इंटरव्यू सुना था मैंने। हाँ, तो वो सारी लाइफ चेंज होगी ना यार। तो अब मैं जो हूँ ये नहीं कह सकता कि अच्छा जी एक दूसरे शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है तो गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके वीलॉग करते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह 4 केसेस लगे हुए हैं। अब मेरा वो तरीका है कि अदालतों के ज़रिए मैं जितनी मावनत लोगों की कर सकता हूँ, प्रो बोनो मावनत दे के, या इवन मैं जिनसे फ़ीस ले रहा हूँ उनको कोई डिस्काउंट दे के, या कोई ऐसा केस खुद से तैयार करके, इन पर्सन पिटिशन्स भी मैंने फ़ाइल की हैं जिससे मुझे लगता है कि कोई बेनिफिट आ सकेगा टेंजिबल सूरत में अदालती किसी अहकामात के नतीजे में। इसलिए बड़ा तकलीफ़ का बायस है, जो शायद बाद में आप डिस्कस भी करें, जो आजकल अदालती बुरहान हमारा संगीनी इख्तियार कर गया है। बुरहान तो पुराना है, संगीनी आजकल ज़्यादा इख्तियार कर गया है, तो वो भी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। और यकीनी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और अच्छी बात होगी कि अब अगर मेरा मिजाज भी मुख्तलिफ है, स्टैग्नेशन तो तबाह कर देती है ना इंसान को। मिजाज कैसे मुख्तलिफ हुआ? ये मुताले से और इसी प्रोसेस से जो आप बता रहे हैं, ये मिजाज मुख्तलिफ तो एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोफेशन एक डिफरेंट चीज़ थी, मिजाज ये तो एक पर्सनल सी वो कोई नहीं। देखिए, मिजाज और जाविया और नज़रिया ये तीनों अलग चीज़ें हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नज़रिया मुख्तलिफ है, जी जी, ठीक है, जाविया वसी होना चाहिए, महदूद नहीं रहना चाहिए, तो उसको तो इवॉल्व करना है। और मिजाज वही है कि कहीं पे अगर ठहराव नहीं था तो ठहराव ले आएँ, और कहीं पे अगर डेडिकेशन नहीं थी तो डेडिकेशन देना शुरू कर दें, कहीं पे अगर कंसिस्टेंसी नहीं थी तो वो दे आएँ। तो आप उस चीज़, और कोई अच्छी चीज़ अगर चल रही थी, कोई चीज़ थी कि चलो बात नहीं करते मगर जब करेंगे बेबाकी से करेंगे, किसी सवाल से मुंह नहीं छुपाएंगे, बात जुमलों में नहीं घुमाएंगे, वो खरापन आप मेंटेन रखें। सही है। तो और एक और भी चीज़ है भाई, आई एम ऑल्सो नॉट सीन एज एक्टिवली इंगेजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड रेजिंग एवरी कॉज, क्योंकि देखिए जो लोगों को नहीं पता ना, उस वक्त के भी जबरान नासिर में उस वक्त के भी, एक तो अजीब सी बात है, अपना ही नाम लेके महफिल में बात कर रहे हैं लोग। वो मैंने सवाल किया, हाँ, उस वक्त बहुत एक्टिव थे भी। आपकी आखिरी पोस्ट 2024 की हुई भी है फेसबुक पे, आपकी पोस्ट कोई नहीं? हाँ, नहीं होगी। तो उस वक्त भी और अब भी मैं कभी भी इश्यूज़ के साथ 1 या 2 ट्वीट्स तक नहीं रहा हूँ भाई। मीडिया का, सोशल मीडिया का ट्रेंड ख़त्म हो गया, लोग उस टॉपिक से, उस केस से, उस मौजू से आगे बढ़ गए। मैं सालों तक उन केसेस से जुड़ा रहा हूँ, उन फैमिली से जुड़ा रहा हूँ, उन इशू से जुड़ा रहा हूँ, जब तक उनका मैंने मसला नहीं हल कर दिया, जब वो मीडिया के लिए नॉन न्यूज़ बन गए। तो इसलिए मैं सिर्फ एक वो बहती गंगा में गर्म तंदूर में आप भी 2 नान लगा लीजिए, वो काम करने के लिए उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लीजिए, ठीक है। तो इधर भी इस इशू पे भी एक मौक़िफ़ डाल दो, उधर भी एक मौक़िफ़ डाल दो भाई। अगर वो है और मौक़िफ़ है तो उसके ऊपर वक्त दीजिए, उस पर सर्फ कीजिए, कुछ कीजिए उसके लिए, वरना तो 24 करोड़ लोग बात कर रहे हैं, हमारे भी 2 जुमले ऐड हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो इसलिए ये भी नहीं करना, बिकॉज मैं फिर किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो मैं उसकी ओनरशिप लेता हूँ, फिर चाहते ना चाहते मेरा जहन उस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, एक डिस्ट्रैक्शन आती है, मौजूदा काम में भी मौजूदा किसी कॉज को लेके बैठा हुआ हूँ, बिकॉज मैं उसमें फिर अपने आप को कम्प्लीटली इंग्रोस करता हूँ। तो ये भी एक है वजह, चूँकि अब आई हैव दोज प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड इवन द प्रो बोनो केसेस आई डू आर स्टिल प्रोफेशनल। द रिलेशनशिप रिगार्डलेस वो ह्यूमन राइट्स का काम है, वो फ्री अल्लाह वास्ते का काम है कि नहीं, रिलेशनशिप क्या है, मैं वकील हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, द प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दैट अप्लाइज। सो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आप एक वकील हैं और आप एक सियासतदान भी हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, और सियासतदान हमें हमारे चाहने वाले समझते हैं, दोस्त समझते हैं। इलेक्शन तो आप लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने से आप सियासतदान नहीं बनते। देखिए सियासतदान की असल जो तर्जुमा या डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन यू हैव बिकम एन ओपिनियन मेकर एंड शेपर। अगर आप ये व्यू दे रहे हैं कि माशरे का एक सब्सटैंशियल हिस्सा जो है मेरी वजह से उसकी राय साजी होती है, उसकी जहन साजी होती है, वो तो आप मुझे शुमार करें एक सियासतदान के अंदर हकीकी मायनों में। इलेक्शन लड़के तो कोई बंदा शौक भी पूरा कर लेता है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो मुझे चूँकि एक अपने हलके की हद तक जो वोट मिलता है उसमें कम से कम मैं नुमाया कैंडिडेट्स में आता हूँ, वोट बैंक में वाले से। आपकी पूरी कैंपेन या अपील है ना, अच्छा तो ये सर आपकी पूरी कैंपेन होती है, उसमें आपके बड़ी एक्टिविज्म देखते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत, और वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता जब रिजल्ट ना आए और ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ ना हो? अरे भाई मेरे हल्के में मुझे बात इस चीज़ की खुशी है कि जिसके लिए लोगों ने वोट किया डब्बे में से उसका नाम निकला है, अभी तो ये गनीमत है ना। तो मेरे हल्के में जो 2 MPA के थे उन्हीं को वोट पड़ा था, PTI से दोनों का ताल्लुक था, रेहान नंदुक्ता साहब और एक और दूसरे PS 110 से एक और हमारे अच्छे भाई हैं PTI के, जहन से मेरा इस वक्त नाम निकल रहा है, और खुर्रम ज़मान NA में थे, उनको हरा दिया गया। वहाँ मुझे अफसोस है, चूँकि आपको अपने हार हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, चूँकि हमें जमहूरियत में यकीन है। तो जमहूरियत में यकीन अगर तभी है जब मैं जीतूंगा, और खुशी भी तभी है जब मैं जीतूंगा, तो फिर मैं भी तमाशा कर रहा हूँ और आपका तमाशा बना रहा हूँ। क्या बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने तो पूरे हालात को निचोड़ के रख दिया है। जमहूरियत चल तो इसी किस्म की रही है, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं देखिए आपके जितने भी इख्तलाफ हों हाफिज़ नईम साहब से, उस बंदे ने आके कहा कि मेरी ये PS की सीट नहीं बनती, PTI जीती है। आप कैसे इस बात की कदर नहीं कर सकते? आपके जितने भी अख्तलाफात हों आइडियोलॉजिकल, बट देखिए इंटेग्रिटी उस इंसान की भी होती है, और ज़्यादा उसी इंसान की टेस्ट की जाती है जो आपका मुखालिफ हो, कि वो कम से कम एक चीज़ पे कायम है, एक मौक़िफ़ पे कायम है। उस मौक़िफ़ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, बट इंटेग्रिटी क्या है कि वो क्लैरिटी रखता है अपने दिमाग में। करप्शन क्या होती है कि वो कन्वीनियंस देख के शिफ्ट करता है ना चीज़। तो दीज टू आर, आई कुड बी आइडियोलॉजिकली अपोज टू यू, बट आई कुड स्टिल एडमायर योर इंटेग्रिटी इन सर्टन थिंग्स, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब उन्होंने ये स्टांस लिया कि उन्होंने कहा कि जी शहर में रिगिंग हुई है, ठीक है, मगर उसके साथ उन्होंने अपनी एक सीट भी गिव अप की जो शायद उनको मिल जाती है, अदरवाइज आज पार्लियामेंट में बैठे होते। ऐसे ही तो आप उसको अप्रिशिएट, अब ये कहने पे कि ओ आप एक जमातिये को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कैसे लिबरल हैं। भाई मुझे नहीं पता मैं कैसा लिबरल हूँ, मुझे कम से कम ये तारुफ चाहिए कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं एक फेयर इंसान हूँ। लिबरल शायद मैं बहुत बुरा हूँ, इंसान अच्छा होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव शायद बुरा हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही अब तो राइट और लेफ्ट के बजाय राइट और रॉन्ग की ज़्यादा वो चल रही होती है, खैर डिबेट। लेकिन ये अगर आपको भी फॉर्म 47 बिल जितवा दिया जाता, सेम करते, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते, नहीं चाहिए। मैंने रात के 1:30 बजे अनाउंस कर दिया था कि मेरे हलके के अंदर सुबह PTI जीत रही है। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में जिस कैंडिडेट ने, पोलिंग ख़त्म हुई है 5 बजे, काउंटिंग शुरू हो गई थी रात के 1:30 बजे। अच्छा, ठीक है, 40 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट मेरे हलके का आ गया था। सही है, सही है। मैं पहला कैंडिडेट था, ये क्लेम किया आके कि मेरे हलके में कौन जीत रहा है और मैं नहीं जीत रहा, मैं लूजिंग कैंडिडेट हूँ। और ये कि रिजल्ट्स आना बंद हो गए हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो जीत रहा है उसको शायद जीतने ना दिया जाए, उसको हराने की तैयारी है। ये मैंने PTI के कैंडिडेट को, चूँकि मैंने देख टोटल 80 पोलिंग स्टेशन है ना, 40 के अंदर वो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। और फिर सडनली आपको पता चलता है सारे पोलिंग स्टेशन से कॉल आना शुरू हो जाती है कि जी हमें तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा, कह दिया जाओ यहाँ से, भागो, फरार हो जाओ बाकी 40 से। तो आपको समझ गया समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, बिकॉज कोऑर्डिनेटेड वे में हर पोलिंग स्टेशन के अंदर काउंटिंग बंद की जा रही है और फॉर्म रोके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है, मैंने रिलीज़ कर दी थी, बना दी थी। मैंने सुबह इंतजार नहीं किया था कि मुझे किस खाते के अंदर लेके आएंगे, मैंने पहले अनाउंस कर दिया था दैट आई हैव लॉस्ट द इलेक्शन एंड द अदर हैज़ वन एंड नाउ थिंग्स आर अंडर वे टू मेक श्योर दैट दे डोंट विन। सर ये MQM बीच में कहाँ से आ जाती है? ना कैंपेन में थे, ना आवाम पे थे, ना पोस्टर पे थे, 15 सीटें कौमी गोद में थे। सही, गोद में थे। इतनी विजिबिलिटी, इतनी खुली, इतना मतलब नंगी किस्म की है, मतलब ये तो उसका करने वालों के लिए भी एक्सपोजिंग नहीं है काफ़ी ज़्यादा? देखिए भाई,
अगर मैं आईने में देख के अपने आप को अपना अक्स देख सकूं तो मैं अपने ऐप देखूंगा। मुझे लगता है कि इस वक्त जब जिसको आप मुत्तहदा कहते हैं, जब अपने आप को आईने में देखती है तो उसको मुत्तहदा अब नज़र नहीं आती, तो वो मुत्तहदा के ऐप। अगर हम मुत्तहदा की बात करें कि अल्ताफ़ हुसैन का एक ज़ोर था, और मैंने शुरू में जो बात की कि एक वायलेंट उनका ट्रेंड रहा, बहुत एक खून रेजी हुई है कराची की सियासत में, बट कुछ चीज़ों को लेके आप उन कुछ स्टांसेस को लेके आप फिर भी रखेंगे कि वो वज़न था अपना भी, तब भी हमेशा से अलाई करते आए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सारे रोने के बावजूद, मगर हमेशा एक अपना थोड़ा वज़न भी था। ठीक है, आज वो हैयत नहीं है, आज वो शक्ल सूरत नहीं है। वो अपने आप को आईने में देख के जमात पहचान नहीं सकती कि हम वही हैं, नाम के बस मॉनिकर रह गया है। ठीक है, तो इसलिए उनको वो ऐप भी नज़र नहीं आते। MKM के 15 और फैसल वाडा एक ही है या डिफरेंस है इनमें? एक ही कैरेक्टर है? नहीं, मेरे ख्याल में फ़र्क है, दो अलग अलग चीज़ों के नाम है, बट जमहूरियत का तो फ़िलहाल कोई भी भला नहीं कर रहा है। सही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आपको इलेक्शन हारने का अफसोस नहीं होता, मतलब कि मैं जीता क्यों नहीं हूँ? उससे तो मतलब सवाल मेरा वो वाला था कि आप डिसअपॉइंटमेंट, बहुत से लोग जो पहला लड़ते हैं दूसरा नहीं लड़ते। अगर आप सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है। अगर आप उसको एक एज अ एवेन्यू समझते हैं कि आप थोड़ा डाइवर्स करें और एनरिच करें पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इलेक्शन के टाइम पे, कोई मौक़िफ़ आप ना दे सकें, कोई बात आप अपनी रख सकें, आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? कहवी नहीं हुआ है ना। सही है। देखिए, सबसे ज़्यादा इन ट्यून कब होती है कोई भी कौम सियासी बात सुनने के लिए? इलेक्शन के टाइम। बिल्कुल। ठीक है, जैसे वो एक कुछ महीने होते हैं ना कि घर में पता होता है लोगों को, घंटी बजेगी और एक औरत आके पूछेगी घर में छोटा बच्चा है, पोलियो के कतरे पिलाने हैं। रैंडम थ्रू आउट द ईयर ये काम नहीं होता। ठीक है, एक महीना आता है रमज़ान का, जब आपको पता है कि सडनली बेल बजेगी और बेचारे सफ़ेद पोश जो हैं वो किसी ना अपनी क्या कहते हैं महरूमियों का आपसे इजहार करें कि किस तरीके से कि आप उनकी मदद कर सकें। आपको पता है बकरा ईद के बाद 3 दिन घर पे बेल बजेगी कि जी गोश्त है तो दे दीजिए। सही है, जबकि दीन तो सिखाता है कि हमने ढूंढना है, वो हमें ढूंढते हुए आते हैं। ठीक है, हमने तलाश करना था। जहाँ इतनी चीज़ें मसनूई हैं वहाँ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी भी जो है वो मसनूई लगाया हुआ है उन्होंने, हकीकी तो नहीं है। ठीक, तो जमहूरी भी तो मसनूई है, वो तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सही बात की। तो इसी तरीके से एक टाइम होता है जो लोग इंट्यून्ड होते हैं ना, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। नॉर्मल डे पे आप कॉर्नर मीटिंग कर लें, कौन आएगा? उस वक्त लोग अटेंड करना चाहते हैं। 2-3 किसी पैनल पे बिठा के MNS MPs को अलग अलग कैंडिडेट्स को डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन हो रही तो इट्स अ वंडरफुल टाइम टू गो एंड एंगेज विद द पीपल एज वेल एट दैट टाइम। कई भी बहुत सी बातें जो हम तक जो पहुंची हैं वो कैंपेन्स की पहुंची हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इश्यूज हमने बहुत से डिस्कस करने हैं आपसे। आजकल एक तो खैर टीवी के ऊपर जो है ना बानी का नाम लेना मना है। दूसरा एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग जो अलकादर केस आया, मलिक रियाज, ये सर एक ऐसी द मैन द मिथ, और उसके बारे में उसको समझने के लिए मतलब पता नहीं कौन सी किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी कि उसको इतना तरीका आता है मतलब किस जनरल साहब की को अपनी नौकरी पर रखना है, किस सियासतदान के ऊपर को अपने एहसान तले दबाना है। सर ये क्या मिस्ट्री है कि मीडिया के ऊपर उनका नाम जो है उनकी तनकीद नहीं हो पा रही और सारी की सारी? नहीं, मीडिया पे उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि कोई जर्नल की दरख्वास्त और रिक्वेस्ट होती है। मलिक रियाज ने अपने बलबूते पे अपनी न्यूसेंस वैल्यू पैदा की है कि उसके पास इतना पैसा है और उसके पास इतना एडवर्टाइजमेंट पुल है, और ना सिर्फ टेलीविज़न पे इश्तेहारात के ज़रिए बल्कि और जो बेनिफिट्स उसने मीडिया इंडस्ट्री को, मालकान को, एंकर्स को और बाकी लोगों को जो दिए हुए हैं, पहुंचाए हुए हैं, नोन एंड अननोन, कि उनके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे नहीं है उसका नाम लेना। डॉन जो कि ज़ीरो एडवर्टाइजमेंट लेता है मलिक रियाज से, और उसके बॉडी में अंदर या उसकी चैनल के अंदर इस तरह के कोई ऐसे नोन एलिगेशंस नहीं है कि एंकर्स वगैरह जो हैं उनसे लेन देन कोई रखते हों। उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़े एक्सपोजेस किए हैं, आर्टिकल्स रखे हैं। डॉन अंग्रेज़ी अखबार ने भी और डॉन चैनल ने भी, उस पर आपको हमेशा मलिक रियाज का वो नाम लेते नज़र आएंगे। तो ये तो एक सिंपल फाइनेंस मॉडल है, और उसी वजह से वो मतलब कि इतनी अजीब सी बात है ना कि कितने मज़े में बैठा हुआ है, या कम से कम दिखा रहा है कि वो मज़े में है, कि फ़ैसला आने में जिसमें सज़ा हुई है, जिसमें वो भी को अक्यूज़ है और मफरूर अक्यूज़ है, उसके फैसला आने से 3 दिन पहले उन्होंने दुबई में अपने नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया कि जैसे ऑल इज़ वेल, कि मेरी तो लाइफ में क्या कहते हैं बहारें हैं, तो परेशानी कोई है ही नहीं, तो जैसे ये केस मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो वो उसकी अपनी उसमें न्यूसेंस वैल्यू है। ऐसे मुल्क में मलिक रियाज जैसे किरदार नहीं पनपेंगे और बनेंगे तो कहाँ, मतलब कि जहाँ पे हर एक लेवल के ऊपर, हर एक रंग ऑफ द लैडर के ऊपर टिल द टॉप जो अरबाब इख्तियार हैं, कोई किसी कायदे का और किसी अकीदे का और किसी आइडियोलॉजी का नज़रिए का पाबंद नहीं है, सब अपनी ज़रूरतों के पाबंद हैं। तो ज़रूरतों की प्यास पूरी करना आसान है, हो सकता है आप उसको आइडियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ना दे सकें,
मगर मटेरियल सेटिस्फैक्शन तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं। और अगर वही एक मेन इंसेंटिव है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो देख हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब आप टॉप रैंक पे पहुँच जाते हैं, 22 ग्रेड में आ जाते हैं, PM बन जाते हैं, CM बन जाते हैं, जर्नल बन जाते हैं, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं। फिर आपका टेन्योर भी उसी तरह से निकल रहा होता है, आपका टर्म भी उसी तरीके से निकल रहा होता है। और मुल्क का जो इकोनॉमिक प्लान है, मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो दरअसल आपका रिटायरमेंट प्लान होता है। उससे वो उसकी ज़रूरत होती है, वो डेवलपमेंट प्लान, वो बड़ा प्लान, चूँकि उसमें से आपने अपना हिस्सा साइड पे लेके निकलना होता है दफ्तर से जाने से पहले। ऐसे ही है। उनके आपके शोबे के बारे में मशहूर कॉलेज रही कि मैं वकील नहीं करता, जज कर लेता हूँ। आपको याद है ये बात? याद की क्या बात है? नहीं, बहुत सतहों के ऊपर, बहुत जगहों पे ये रियलिटी भी है। देखिए, ये भी ज़रा जहन में लेके आइए कि एक जज का एक ऐसा फ़ैसला देते हुए नज़र आना जो कि बहुत आपको कंट्रोवर्शियल लग रहा है, उसकी वजह नहीं है कि पैसा चला है। हम सब माशरे से आए हैं, ठीक है? हम सब की कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती जब हम जज बनते हैं। मेरी एक उम्र है, पहले 45 साल रिक्वायरमेंट थी, अब 40 साल हो गई है। मैं और 2.25 साल में 40 का हो जाऊंगा। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप अगर इतने साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम नाउ सुप्रीम कोर्ट एनरोल्ड लॉयर, हो सकता है और 2.25 साल है मेरे कुछ सुप्रीम कोर्ट की भी 1-2 रिपोर्टेड केसेस आ जाएँ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहले 45 साल की उम्र में होते थे, तो जब आप एलिजिबल होते हैं तो बस आपकी एक सिलेक्शन होती है, 2 महीने का प्रोसेस होता है और आप ओथ लेते हैं और आप जज बन जाते हैं। आपको कोई अलग से ले जाके कोई क्लास थोड़ी ली जाती है, कोई बूट कैंप ट्रेनिंग थोड़ी होती है कि अपने सारे कल्चरल बायसेस निकालो, अपने सारे रेशियल बायसेस निकालो, अपने सारे रिलीजियस बायसेस निकालो, अपने सारे आइडियोलॉजिकल बायसेस निकालो, अपने अंदर से निकालो कि तुमने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए नारे लगाए थे, वोट किया था, उसकी मोहब्बत थी, सब निकालो। नहीं होती ना, तो वो तो कहीं रहेगी। There are multiple factors at play. At times people genuinely believe in what is appearing absurd to you and you say कि यार करप्शन के अलावा तो कोई और मंतक नज़र नहीं आती। नहीं, सामने वाला वाकई इतना कुंज़हन है, वाकई इतना बेवकूफ़ है, वाकई इतना absurd है। ये भी होता है। It is not just so easy कि यार कॉल आ गई होगी इसलिए फैसला हो गया। That is the simplistic way to look at things. बट हाँ, आम फहम इंसान के पास तासुर यही पहुँचता है। और एट द एंड ऑफ द डे ये इतनी लेयर्स में समझना नहीं है 24 करोड़ आवाम ने, उनको अपने आम तासुर से मतलब है। व्हाट यू सी, तभी कहते हैं ना जस्टिस हैज़ टू बी सीन इन ऑर्डर टू बी डन। जो नज़र आ रहा है वो है, तो इसलिए ये बोझ बड़ा ज़्यादा है, ये मेयार बहुत ऊँचा है जो अदलिया के ऊपर है, और इस वक्त तो दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इट themselves। काजी फाजिसा साहब के बारे में बहुत से लोग जो हैं बड़े मुख्तलिफ तरह के नज़रियात रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि बड़े वो असूल पसंद आदमी थे, कुछ के ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया। आप जो उनका पूरा ईरा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लगे आपको? काजी फैज़ ईसा पसंद आदमी थे। क्या? अच्छा, सही। खुद परस्ती जिसे आप कहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होना, सेल्फ एब्सेस्ड होना। चीफ जस्टिस बनने के बाद ऐसा हुआ या पहले से? होलियर देन दाऊ होना। देखिए, वो तो पहले से ही आपको नज़र आता है। देखिए, कभी कभी आपका होलियर देन दाऊ होना ना एक तरीके से सामने वाले को जो थोड़ा फासले पे खड़ा है, चूँकि आपका इंट्रैक्शन कम है, चूँकि अभी तक आप चीफ नहीं बने हैं ना, सारे केसेस के फैसले आप नहीं कर रहे, हर मेन मसला आपके सामने नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो कभी कभी जो लोग होलियर देन दाऊ होते हैं वो एक फासले से कम ये नज़र आते हैं यार कि दे होल्ड देमसेल्व्स टू अ हायर स्टैंडर्ड। तभी ये बड़ी बातें हो रही हैं मोरालिटी की और आइन की और इस्लाम की और कानून की और रूल ऑफ लॉ की। फिर वक्त के साथ आपको पता चलता है कि भाई ये बंदा खुद ही रूल ऑफ लॉ है, ये खुद ही आइन है और ये खुद ही दीन है, ठीक है? ये उस नहज पे जब आप करीब उसके जाते हैं तो वो जो कह रहे हैं अपने आप को एक डिफरेंट मेयार पे होल्ड करता है, नहीं, करीब जाके पता चलता है इस अक्लमंद ने अपने आप को ही मेयार बनाया हुआ है। फ़र्क समझ रहे हैं? होल्डिंग योरसेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड एंड देन कंसिडरिंग यू आर द स्टैंडर्ड दैट अदर्स शुड बी कंपेयर्ड विद। वो चीज़ है काजी फैज़ ईसा। इसमें आप तलाश कर लीजिए काजी फैज़ ईसा। और जो हमारा करंट जुडिशरी सारा पूरा सिस्टम चल रहा है, आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उस पर अमल करना कितना मुश्किल है? लीगली फ्रस्ट्रेटेड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारी अपनी बदनीयती है? ये जो मतलब चीज़ों के ऊपर जो है वो लोगों से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि हमने मार्स पे जाना है? बहुत इम्पॉसिबल चीज़ होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीज़ लिखी? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट है कि अदलिया जो है वो मुकन्नना और इंतज़ामिया हुकूमत जो है उनके असर रसूख से आज़ाद होगी। कानून का इख्तियार जो है मुकन्नना को होगा। इसका मतलब है मुकन्नना के हर अरकान को ख़ुद पे इख्तियार होगा, तभी मुकन्नना को इख्तियार होगा ना। अगर उनके अरकान को ख़ुद पे इख्तियार होगा तो ये तो कॉमन नेचुरल सेंस की बातें हैं, ठीक है? हुकूमत जो है
वो इंसानी हकूक़ की अमल दरामद जो है वो इंश्योर करेगी, और जहाँ नहीं कर सकेगी वहाँ उनकी तस्दीक जो है, उनकी नुमाइंदगी, उनकी निशानदेही उन चीज़ों की और करेक्शन ऑफ कोर्स जो है वो अदालत करेगी। यही चीज़ें लिखी हुई हैं। और क्या लिखा हुआ है? ये क्यों नहीं हो पा रहा? लोगों के इंटरेस्ट है, इदारे में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं जो उनसे बाहर निकालना। सिंपल चीज़ है ना, द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड एंड ऑल द गुड थिंग्स इन इट जो हम कहते हैं कि होती नज़र नहीं आ रही, इज़ बिकॉज उनका ऑन पेपर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव हसूल जो है वो आपका और मेरा और वो आवाम का वेलफेयर है, होनी चाहिए हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपका और मेरा वेलफेयर है ना। सही है। वो हो इसलिए नहीं रही क्योंकि जिनके हाथ में इख्तियार आता है, इक़्तिदार आता है, वो उस वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका भी वही मसला है, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो आवाम का वेलफेयर है, वो ये नहीं सोचते कि आवाम का दरहकीकत वेलफेयर किस में है। तो रूडा आवाम का वेलफेयर है, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। खान साहब ने बताया था पीडा, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गवादर का पोर्ट, रेकोडेक, सैंदक, कारके, जो भी है, अच्छा बुरा। अब पता नहीं कितने लाख, हज़ारों, लाखों एकड़ गल्फ़ कंट्री को जाके दे दो, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पे कनाले बना दो, दरियाओं के रुख मोड़ दो, लोगों को डिस्प्लेस कर दो, हरी हरी ज़मीन को कागज़ों पे बंजर दिखा के इधर उधर बंदर बांट कर दो, क्योंकि अब इसमें है आवाम का वेलफेयर। अड्डे देने में था आवाम का वेलफेयर अमेरिका को एक टाइम पे, राहदारी देने में था आवाम का वेलफेयर एक टाइम पे, हर दूसरे शहर में हर दूसरे महीने एक DHA का इफ्तिताह करना, बेशक वो बमबारों की जद में हो, मगर वो भी बड़े ज़रूरी नहीं ना। देखिए DHA के पनपने के लिए बाकी शहर का इंसिक्योर होना बड़ा ज़रूरी है। DHA की और वर्थ क्या है? क्या DHA ये गारंटी करता है यहाँ पे पानी गर्म और ठंडा आता है, गीज़र लगे हुए पीछे से, और इसकी वहाँ पे घूमेंगे तो स्मॉग नहीं है, और बारिश में यहाँ पानी खड़ा नहीं होगा? नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, एक परसेप्शन है कि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है। क्यों? यहाँ का बाउंड्री वॉल है हर जगह, वही कुछ बैरिकेड है, कुछ गार्ड्स आपने खड़े किए हुए हैं, और सर्वेलेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप एक परसेप्शन में रह रहे हैं। कराची में रहते हुए गुलशन अनसेफ है, नाज़ाबाद अनसेफ है, DHA सेफ है। तो हम खुद भी तो ये DHA की कीमतें बढ़ाने के लिए है। सही है। तो ये हर जगह हाउसिंग सोसाइटी वाले, रियल एस्टेट माफिया वाले गवर्नमेंट के साथ मिलके, लैंड होल्डिंग एजेंसीज के साथ मिलके, मिलिट्री के साथ मिलके यही लूट मचाई हुई, और कुछ भी नहीं है। तो उनके वेलफेयर में हम अपना वेलफेयर जो है ना, हमें जो छन के मिलती है, छन्नी में रह जाती है रेजिड्यू, वो फिर है जो बच जाता है वेलफेयर हमारे लिए। उस मैक्रो के अंदर कुछ अगर हमें बेनिफिट मिल गया, अभी तुम जाके तलाश कर लो, स्टॉक मार्केट बड़ा ऊपर जा रहा है, लगाओगे पैसा कुछ तुम कमा लोगे, मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं। तो लेने के लिए, रहने के लिए हमें भी फिलहाल जो अच्छी जगह लगती है वो DHA ही लगती है, जो आप कह रहे हैं कि मैक्रो में से कुछ ना कुछ अपना चलनी में से, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे बताया ना, सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए। ये तो है। तो ये सारी बात ही उसकी परसेप्शन के ऊपर है। पाकिस्तान से जाने का नहीं सोचते आप सर? पाकिस्तान से बहुत लोग जा रहे हैं आजकल, पिछले 4-5 साल में बहुत बंदा चला गया यहाँ से। यार चलो, मैं ये नहीं कहता वो ये मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, मैं सुस्त आदमी हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा। ठीक है, मत नहीं चढ़ना ना मैंने इस पहाड़ के ऊपर। क्या हो पहले डिसाइड कर लो। कभी पाकिस्तानी बन जाते हो, कभी मुसलमान बन जाते हो, कभी इंसान बन जाते हो, कभी कारकुन बन जाते हो, कभी जाले बन जाते हो, कभी वो एक बड़ा बुरा सा लफ्ज़ है जो PTI वालों के लिए इस्तेमाल होता है यूथ को लेके, वो बन जाते हो। प्रायोरिटी में आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप इंसान हैं तब भी पूरी दुनिया आपकी, अगर आप मुसलमान हैं तब भी पूरी दुनिया आपकी। ठीक है, तो कहीं जाना है जाइए भाई, ना शरीयत के अंदर ना नेचर के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड है, आपको अगर कहीं कानूनी तरीके से आपके मुल्क के हालात इतने हैं कि उसकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, पेपर वर्क हो सकता है, आपको तालीम के मौके मिल गए हैं या लेबर में कुछ स्किल है, और आप दूसरी जगह जाके एक बेहतर ज़िंदगी क्यों जाते हैं? एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लेके जाते हैं ना। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा था मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो कि मट्टी से ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है भाई कि वहाँ रहना, और आप जब तक अपना पोटेंशियल फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तो उसका डेरिवेटिव एडवांटेज आपकी सराउंडिंग्स को कैसे होगा? नहीं होगा। तो आप अगर अपना फुल पोटेंशियल ही ऐसी जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं जो मुल्क से बाहर है, फॉर वट एवर पर्पज़, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसलिए एक्सप्लोर हो जाता है, और टेंशनें कम है, दूसरी रीज़न अपॉर्चुनिटी के साथ, जो कि सर्टेनिटी में एक चीज़ है। देखें, वहाँ पे लोगों को पता है कि बर्तन धोने हैं खुद, ठीक है, झाड़ू लगाना है खुद, खाना पकाना है खुद। वहाँ बटलर अफोर्ड नहीं होता, यहाँ बहुत चीप लेबर है। कपड़े भी एक्सपीरियंस किया आपने? रहे? हाँ किया, 2 साल रहा हूँ मैं इंग्लैंड के अंदर। तो ये सब खुद करना है, ठीक है। बट उनको ये पता है ट्रेन कितने बजे चलनी है, बस कितने बजे आएगी,
सामने सड़क के ऊपर कौन खड़ा होता है, कौन खड़ा नहीं होता है, मुझे कहाँ जाने की इजाज़त है, कहाँ नहीं है, मुझे कहाँ रोका जाएगा, कहाँ नहीं रोका जाएगा, मुझसे क्या ज़्यादती हो सकती, क्या ज़्यादती नहीं हो सकती। तो वो जो जिस्मानी काम है ना, वो तो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज वो जिस्मानी काम आपका इतना, आप इसलिए नहीं रातों को जागते कि हाय सुबह उठ के कपड़े धोने हैं। क्या ये किसी इंसान को वाकई में रातों को सोने नहीं देता? नहीं। ठीक है, वो तो आप फिजिकल काम कर थक जाते तो नींद और अच्छी आती है। सुकून जिस वजह से आपको नींद आती है वो ये है कि इनसिक्योरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटी नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ ने भी मार के रखा हुआ है लोगों को नहीं पता 2 महीने के बाद क्या इस महीने का किराया कहाँ से आना है, नहीं पता। बिकॉज अभी पिछले महीने के इलेक्ट्रिक का बिल कुछ और था, कोई और उन्होंने नेपरा ने टैरिफ कर दिया, और इस महीने जो है इस वजह से 5-10 हज़ार और पीछे का 6 महीने का रिम्बर्समेंट लगा के 10 हज़ार बिल और ज़्यादा आएगा। पूरा बजट ही आउट हो गया। बिजली उतनी इस्तेमाल की, इनसे टैरिफ ही नहीं संभल रहे, जो भी रीजंस है। बट आप ये देखिए ना कि जो भी वजह से आपने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट थी, रिम्बर्समेंट जो भी थी, बट आज के दौर के अंदर जहाँ 2-2, 3-3 नौकरियाँ करके लोग घर चला रहे हैं, एक 10 हज़ार का फ्लक्चुएशन, उतनी ही पंखा बत्ती चलाई, आपका पूरा बजट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको सोने नहीं देती रात को। किसी के आप मकरूज़ हो गए हैं, आपने किसी से मुंह छुपाना है, किसी को मुंह दिखाना है। इसके सामने क्या है यार कि आप अपना बाथरूम में गुस्ल खाना धो रहे हैं, वो तो अच्छा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज हो रही है, एंड पर्सन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ किसी और का ख्याल क्या रखे। तो इन सिंपल वर्ड्स यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, वीज़ा मिले तो निकल जाए, बेहतर अपॉर्चुनिटी में अगर मिले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, जहाँ भी जाओगे कुर्रा अर्ज़ पे अपना फ़ायदा करोगे, इर्द गिर्द के फ़ायदा करोगे तो दुनिया का फ़ायदा करोगे। और अगर कहीं दिल के कोने के अंदर आपको लगता है कि नहीं इस धरती से ख़ास कनेक्शन है, एक मोहब्बत है, तो वहाँ रहते हुए भी बतेरे मौके मिलेंगे आपको काम करने के ना। कितने लोग वहाँ से बैठ के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे कॉजेज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रेमिटेंस भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आप पे कैदोबंद तो नहीं है कि आप वहाँ रहते हुए यहाँ कारोबार नहीं कर सकते और इतना ना कमा लें कि 6 महीने वहाँ और 6 महीने यहाँ। ठीक है, तो यार ये सेल्फ पिटी जो है ना बड़ा ख़तरनाक नशा है। हुई है कभी नहीं सोचना है इस बारे में? सेल्फ पिटी जो है ना, मार्टर सिंड्रोम, एक्सप्लेन करें। सही है, मुश्किल टर्मिनोलॉजी कि देवदास को जो नशा था वो शराब का नहीं था, वो इस बात का था कि वो देवदास है, मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं और मुझसे बड़ा कोई नाकाम आशिक नहीं और मुझसे बड़ा टूट के हम इसलिए थोड़ी पीते, हम तुम्हें बर्दाश्त करने की। वही वाली बात ना, कितने जख्म खाए हैं रे मैंने। ठीक है, ये बड़ा नशा है। अपनी नाकामियों की असल वजह ना पहचानना और अपने आप को सबसे बड़ा जो है ना वो शहीद करार दे देना अपने वहम गुमान में, मुझे कोई नहीं समझता। थोड़ा बाहर आइए भाई, ये बड़े खौफनाक चीज़ है, खा जाती इंसान को अंदर से और कहीं का नहीं छोड़ती। हर वक्त दिन में तमाम नौजवान रात को सोने से पहले दांत तो ब्रश करेंगे, शीशे में देखिए, ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट आईने में देख के अपने आप से गुफ्तगू करें और ये बताएं कि आज आपने क्या ऐसा अमर किया जो कि गैर ज़रूरी था, क्या ऐसा अमर किया जो कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी थी, कौन था जिससे तल्ख़ कलामी हुई, उसका दिल दुखा होगा, उसको जाके गले लगाना है, उससे माफ़ी मांगनी है। कहाँ आप किसी का हक मार रहे हैं, वेयर आर यू लेटिंग योर सेल्फ डाउन, वेयर आर यू लाइंग टू योर सेल्फ, हैव सम ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ। ये बड़ा ज़रूरी होता है, इट कीप्स यू इन चेक। सही है, तो आप ज़रूरी नहीं आप माशरे के हीरो बने और कम से कम अपनी ज़िंदगी के तो बने। ऐसे ही है, मुझे लोग माशरे के हीरो बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में कहाँ हैं उनको जहन ही नहीं है। फिर वही होता है कि मतलब कि जिसका आप आज मजाक उड़ा रहे होते हैं वो गुजरे कल जो है वो जीनत था अखबारों की। ये सडन फॉल फॉर ग्रेस क्यों हो जाता है लोगों का? पीपल जस्ट स्टॉप हैविंग कन्वर्सेशंस विद देमसेल्व्स। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे कोई नहीं समझता भाई साहब। ये आजकल बुजुर्ग बहुत सुन रहे होंगे, आप भी कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, और रात को दुखी स्टेटस लगाते हैं, टिकटॉकें बना रहे हैं, स्लोमो वॉक चल रही हैं आजकल इसी में। तेरे हिजर में जाने तूने क्या किया, क्या पे यार यार ये तो आपने जो है इर्द गिर्द उसको गले लगाओ, नीमते हैं भाई। ठीक है, मर गई थी चंद्रमुखी, निछावर हो गई थी देवदास के ऊपर, कदर ही नहीं की, देवदास पारों के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है, बर्बाद वो चंद्रमुखी का दुख नहीं समझ रहा कि तुम मुझे इस बेजारी से देखते हो। ठीक है, जो इर्द गिर्द नीमते हैं भाई उसका आप शुक्रिया अदा करें। कहने का मकसद ये दैट there will be failures, there will be heartaches, there will be disappointments, but that should not define you. ये तो आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू कॉल किया, वहाँ पे एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बहुत परेशान, मैंने कहा जॉब चाहिए, कहता जॉब चाहिए, मैंने काम क्या आता है, कहता लव करना आता है मुझे।
माशाल्लाह आजकल इस लेवल के ऊपर जो क्या है लव करना आता है मुझे? लव करना आता है, बस ये काम आता है मुझे। अच्छी बात है। तो ऐसे बंदे को जॉब कैसे बनना फिर जाके लव करे ना, या काम से लव कर ले तो चलो कुछ ना कुछ काम आ जाता होता। यार खैर छोड़े, एवरीबडी जो है ना, ये जो आपने खैर छोड़ने वाली through a बात phase. की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी वैसे, जो खैर छोड़ने वाली की है ना, ये हाँ। पॉडकास्ट वाली बात थी। नहीं देखिए, हम किसी के असाबों पे क्यों सवार हो जाएं और किसी को अपने असाबों पे हर वक्त क्यों सवार कर लें। पीपल आर गोइंग थ्रू अ फेज, ज़िंदगी में कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे मैटर है, ठीक है। तो पीपल आर कॉम्प्लेक्स, लाइफ्स आर कॉम्प्लेक्स, इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, यू हैव नॉट वॉकड इन एनीबडीज शूज़, वॉक अ लिटिल बिफोर यू स्टार्ट जजिंग देम, ठीक है। तो माशरे में जब आप देखें ना कि क्या हो रहा है, तो दो तरीके हैं देखने के माशरे को। एक है बतौर पार्टिसिपेंट, जब आप बतौर पार्टिसिपेंट देखेंगे तो एक आपका बड़ा जज्बाती किस्म का तजर्बा होगा, बड़ा सतही तजर्बा होगा, आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे, आप वही बात करेंगे, फैसला सही नहीं आया, जज बिक गया था, बिकॉज यू आर एज अ पार्टिसिपेंट। जब आप माशरे को एज एन ऑब्जर्वर देखते हैं, ड्रोन व्यू देखते हैं थोड़ा ऊपर से, एरियल से ना, अपने आप को पिक्चर से निकाल देते हैं, सही। तो उस वक्त फिर आप रैशनलाइज करते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों है, क्या असबाब हैं, व्हाट हैज़ मेड दैट माइंड। या देखिए, आप मुल्क के चीफ जस्टिस के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि एक पूरी जर्नी है ना, एक पूरा करियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से रिड कर देना कि जी उसने पैसे लिए होंगे, वो करप्ट होगा, ठीक है। मैंने जैसे काजी साहब के बारे में बात की कि उन्होंने अपने आप को मेयार बनाया हुआ था, तो जो आपको करप्शन नज़र आती है वो उनके लिए है ही नहीं करप्शन। तो अब ऐसे इंसान को भी तो समझे ना, आपको जो चीज़ नज़र आती है गैर आइनी, वो उनको लगती ही नहीं हकीकी मायनों में गैर आइनी, ही बिलीव्स इन इट सो मच बिकॉज उन्होंने अपने आप को मेयार बनाया हुआ था, वो एक फंडामेंटल फ्लॉ था। तो उससे मैं बहुत सारे फैसले उनके रैशनलाइज कर लेता हूँ, बहुत सारे अच्छे फैसले भी रैशनलाइज कर लेता हूँ। मैं ये सतही तबसरा सिर्फ नहीं कर सकता कि जी इससे नफरत थी, उससे मोहब्बत थी, ठीक है। ऐसे ही इट हैज़ टू बी डीपर देन दैट। दूसरा आदमी क्या है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस से क्या मुराद है कि इससे बेहतर दिमाग नहीं है ना, इससे बाख्तियार दिमाग नहीं है मुल्क में इंसाफ के लिए जो 24 करोड़ लोगों को देना है। सीनियर तो उसका इतना तो आप सिंपलिस्टिक तज्जिया ना करें ना, उस जर्नी में कितने फैक्टर्स, कितने एक्सपीरियंसेस, कितने इश्यूज, कितना बैगेज साथ चला है। ऐसे ही सर, अभी कुछ देर पहले हमने नौजवानों की बात की, अब एक और चीज़ के बारे में राय जानना चाहूँगा। उसके जवाब में ये मत कहिएगा कि मैं आपका बड़ा भाई नहीं है, फलां रिश्तेदार नहीं हूँ, आपकी राय जाननी, सॉरी। नहीं, वो मैं इसलिए तमीज़ बांध रहा था जो कि मैं अक्सर देखता हूँ यार कि लोग जो है ना वो ज्ञान बांट रहे होते। सही है, ज्ञान बांटे, अच्छी बात है, दावत भी शरई आपका फ़र्ज़ है, ठीक है, मगर हिकारत से नहीं भाई, हिकारत की निगाह से देख के नहीं, सही है, सही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मेरे प्यारे भाई, तुम में बहुत पोटेंशियल है, ये नहीं कि मुझ में देखो कितना पोटेंशियल है, तुम मुझ जैसे क्यों नहीं बनते, इस तरह ज्ञान बांटा जा रहा होता है, ये भी है, ये ना करो। सही बात है सर। CSS करने का बड़ा लोगों को शौक इसलिए होता है कि हूटर की बत्ती और वो चीज़ें सारी चाहिए होती हैं। कुछ लोगों को शायद कोई मिशनरी जज्बा भी हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो ग्लोरिफिकेशन है वो थोड़ी सी शायद कम हो रही है। तो ये जो CSS का जो करने का जुनून है, ये किस नीयत से होना चाहिए, और जिन लोगों में ख़त्म हो रहा है, इसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट की जॉब है, एट द एंड ऑफ द डे एक जॉब है। अगेन आप एक इतना बड़ा मॉरल कोड क्यों लेके आते हैं यार? देखिए कि आपका अगर प्राइवेट क्लिनिक है तो क्या उस डॉक्टर के ऊपर हिपोक्रेटिकल ओथ अप्लाई नहीं होता? उस डॉक्टर के ऊपर मेडिसिन के एथिक्स अप्लाई नहीं होते? क्या उस डॉक्टर ने बेस्ट एफर्ट नहीं करना है मरीज़ों को सहूलत मुहैया करने का? तो बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स, बेसिक इंटेग्रिटी हर जगह होगी, वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। जस्ट बिकॉज आप पुलिस फोर्स के अंदर आए तो इसलिए नहीं आए जो कि आपने सीने पे गोली खानी थी, वो भी एक नौकरी है। इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ यही काम होता है कि पुलिस वाला घर से निकलता है कि आज किससे गोली खाऊंगा? नहीं, यार पुलिस ड्यूटी, पुलिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, ऑपरेशन साइड के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन साइड के ऊपर, मैनी फंक्शंस, इट्स अ प्रॉपर जॉब। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल सिंसियरली एंजॉय इट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव जस्ट बिकम गुड एट इट विद टाइम, ठीक है। तो अब उसके अंदर आप वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए डालते हैं जो कि आपने उस शख्स को अथॉरिटी दी हुई है। दैट इज़ द ओनली रीज़न यू शुड एसोसिएट अ मॉरल थ्रेशोल्ड, कि आपके पास इख्तियार है मेरे ऊपर। मैं जो प्राइवेट नौकरी करता हूँ मेरा किसी और पे इख्तियार नहीं है। आप जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, चूँकि आप SHO हैं तो आपका पूरे अपने थाने की हदूद पे इख्तियार है, चूँकि आप AC/DC हैं आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट पे इख्तियार है। तो इसलिए चूँकि आपके कलम से मेरे फंडामेंटल राइट्स का फैसला हो सकता है, तो इसलिए आपके ऊपर एक पैमाना लगता है। अदरवाइज यू डू इट बिकॉज यू एंजॉय द वर्क, बट व्हेन यू आर डूइंग इट
वो इंटेग्रिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वॉचफुलनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बर्डन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कलम से हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी ऊपर नीचे हो रही है। सो उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी देखिए यार, वरना सर अगर कोई जी हूटर वाली गाड़ी के नशे में जी CSS करना चाह रहा है, ये CSS करने वाले की गलती है या उस माशरे की गलती है जिसने बताया है कि हूटर वाली गाड़ी आएगी तो कुछ बनोगे? हमारे यहाँ जहाँ पे रूरल बेल्ट है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ बहुत सारे नौजवान CSS की तरफ इसलिए जाते हैं कि जब बाबू बनेंगे तो ज़मींदार और वडेरे के चुंगल से निकल आएंगे, प्रोटेक्ट रह सकेंगे। इसी ही लिए लोग आर्मी में भी जाते थे, जाते हैं भी। इसीलिए लोग अब बहुत सारी तादाद में आपको नौजवानों में ट्रेंड नज़र आएगा वकालत करने का, कि उनको बार काउंसिल्स में वो प्रोटेक्शन नज़र आती है, बचा सकें अपनी, ठीक है, अपनी फैमिली को बचा सके, अपने आप को बचा सके। उनको पता है कि कल को उन्होंने काला कोट पहना होगा और किसी भी मोड़ के ऊपर अगर थानेदार यूँ पकड़ेगा तो अगले दिन हाई कोर्ट में स्ट्राइक होगी मेरे लिए, बेशक मैं बड़ा वकील हूँ कि ना हूँ। तो किससे प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं? माशरे की रूलिंग एलीट से। क्यों इतनी जालिम है इस माशरे की रूलिंग एलीट कि लोगों को ये नज़र आता है कि हूटर वाली गाड़ी वाली नौकरी मिलेगी तो कोई काम बनेगा, वरना तो कोई इज़्ज़त ही नहीं। चूँकि इज़्ज़त नफ्स इतनी मजरूह हो चुकी है, इतनी ज़िल्लत से भरी हुई ज़िंदगी है, इतनी ह्यूमिलेशन है एक आम पाकिस्तान की नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, कि वो डाला कमाने की सोचता है, वो 4 गार्ड पीछे कमाने की सोचता है। वो कहता है मैं भी बाय फेयर मनवाऊँ कि मैं कुछ माशरे में हूँ, आई कैन नॉट बी मैन हैंडल्ड। वरना क्या गारंटी कि आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि यहाँ से लेके आप कारसस तक जाएंगे और बीच में 100% गारंटी कि कोई आपको पुलिस वाला नहीं रोकेगा और थप्पड़ भी नहीं मार सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, बिकॉज यू नो के इन पाकिस्तान एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, आपके पीछे अगर 2 गार्ड बैठे हैं और आप वीवो में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर्टेनिटी के साथ ऐसी की तैसी को मुझे गाड़ी से उतार के दिखाए, गाड़ी में एडवोकेट लिखा हुआ तो फिर ठीक है, या प्रेस वाला वो लगा। तो हम किससे, मतलब कि जो हमारे मुल्क के ऊपर अरबाब इख्तियार हैं, हम उन्हीं से अपने आप को महफूज करना चाह रहे हैं। बड़ा खौफनाक माशरा है ये। आप उसके पर्सपेक्टिव से ना देखें जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, आप उसके पर्सपेक्टिव के लिए देखें कि जिन्होंने नौकरी के मायने क्या कर दिए हैं, अब नौकरी का पर्पस क्या डिफाइन कर दिया है। ऐसा ही है। वरना सर CSS तो रावण मार ने भी किया था, मुझे खैर बीच में याद है। आप यार देखो भाई, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में आपको सक्सेस के मॉडल्स देने होते हैं ना। उसको आप रोल मॉडल भी कह सकते हैं, सक्सेस मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रूलिंग एलीट में, सियासत में, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में, सीनियर अदलिया में जो लोग हैं, बिकॉज ऑफ वेयर दे आर, द लाइमलाइट एंड द अथॉरिटी दे होल्ड, वो चाहते ना चाहते हुए भी उस मॉडल की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब वो जैसे रोल मॉडल्स बन रहे हैं या बनते हैं, उसी तरह दिमाग ख़राब हो रहा है, जहन कुशी या जहन साजी हो रही है यंग जनरेशन की। तो आप ईदी साहब के बारे में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, जैसी टीवी बंद करेंगे आपका फ़ौरन किसी को चंदा अतिया देने का, मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा जाग जाएगा, क्योंकि आपने 2 घंटे उसको रोल मॉडल बनाया है, ठीक है। मगर आप किसी को देखेंगे यार कि ये भाई आए थे गवर्नमेंट जॉब में, जब ये आए थे इनके पास ऑल्टो भी नहीं थी, अब इनके घर में 4 पराडो खड़ी हुई हैं, बेगम का अपना बिजनेस खुला हुआ है, बेटे के नाम पे अपनी ज़मीन है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप भी बोलोगे यार कम से कम इतना तो मैं भी बना के निकलूँ, बिकॉज दिस गाय इज़ द शिट। सर लास्ट में पॉडकास्ट का लास्ट हिस्सा में एक बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, एक शख्सियत के बारे में जिनका टीवी पे नाम लेना आजकल मना है। हमें पसंद हो या ना हो, यूथ के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत बड़ा या इंटरेस्ट, इनका नाम लेना मना है, मैं बताने लगा हूँ। इमरान खान साहब आजकल टीवी के ऊपर वो कह रहे हैं, नाम बानी कहते हैं सारे यार। देखिए वो भी, वो खैर अलग, प्लीज़ ट्राई एंड रियलाइज कि व्हेन a certain kind of censorship also starts turning into a joke। अब तो मुझे लगता है मीडिया वाले छेड़ने के लिए कहते हैं बानी PTI, सटायर के लिए ना, असर देख के बानी PTI। अक्सर लोग भी कहते हैं इमरान खान माफ़ कीजिएगा, बानी PTI, ठीक है। तो ये छेड़ते भी उनको बिकॉज ये इतनी मजाक खेज़ बात बन गई ना, ठीक है। जितनी शोहरत उस इंसान को मिली है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली किसी को, ठीक है। बानियाने पाकिस्तान को तो निसाब में पढ़ाया है ना, नोट पे जी। किसी ने अगर रुपया देखा है तो उसने कायद आज़म को देखा है जी, ठीक है। इतनी तो पब्लिकेशन किसी को पोस्टर और मुहैया नहीं है। मगर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा कोई भी ज़िला, तहसील, गांव, गोठ नहीं होगा जहां लोग आशना नहीं होंगे और अच्छी तादाद में आशना नहीं होंगे कि इमरान खान कौन है, ठीक है। तो एक उनको बड़ी शोहरत दी है, उस वजह से उनके इम्तहानात और हैं और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे हद तक, मेरा व्यू, मेरा जाविया है, निभाते हुए नज़र नहीं आते। मगर अगेन उनकी शोहरत से मैं इनकार नहीं कर सकता, उनके इन्फ्लुएंस से मैं इनकार नहीं कर सकता, उनकी आवाम के अंदर मौजूद मोहब्बत और क़ीदत से मैं इनकार नहीं कर सकता।
मगर हाँ मैं इस बात से इनकार कर सकता हूँ कि जिस चीज़ को वो हल बता रहे हैं मामलात का और मसले का, वो मसले का इवेंचुअल हल नहीं है, वो मसले का इवेंचुअल हल नहीं है। मैं पूछना ही चाह रहा था कि वो जो उनका मानने वाले फॉलोअर्स हैं उनसे अगर पूछा जाए कि इमरान खान का नज़रिया या मंशूर क्या है, वो 3 पॉइंट भी शायद ना बता सके, लेकिन वो जिस चीज़ से इम्प्रेस हैं वो उनके टिकटॉक से, उनके हेयर स्टाइल से, उनकी स्लोमो वॉक से और इस तरह की बहुत सारी जो ऑप्टिक्स वाली चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और वो चीज़ें हैं। तो मानने वाले लोग जिस तरीके से दूसरी पार्टी को कैंसिल करते हैं या किसी भी ऐसी शख्सियत को जो उनका हामी नहीं है, तो ये वाला पूरा जो फिनोमेना ये भी तो बहुत अच्छा या हेल्दी नहीं है सोसाइटी के लिए। देखिए हमारे यहाँ ना जब भी कोई पार्टी अपोजिशन में जाती है तभी पता चलता है कि इनका व्यू क्या है। गवर्नमेंट में आके तो पता नहीं चलता वाकई में कि इनका व्यू क्या है। फ़र्ज़ क्या करें, नज़र दौड़ाएं माजी की तरफ। 2011 से पहले इमरान खान क्या था? इमरान खान का मतलब था हमारे अड्डे नहीं देने आपने, सॉवरेनिटी, डॉक्टर आफिया, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, अड्डे नहीं देने, नेटो की सप्लाईज, ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस था। खान साहब का इसी इशू को उजागर कर रहे थे। सॉवरेनिटी पॉइंट क्या है जी? वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हमारी कोई इज्जत होनी चाहिए, गोरा हमें किसी खाते में नहीं लाता, हम भी बाहर जाए तो हमारी वाह होनी चाहिए, ठीक है, ये उनका पॉइंट। लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। 9 मई के बाद इस हद तक आप ये कह सकते हैं कि जी फिलहाल इनका पॉइंट ये कि एन इलेक्शन इज हैपेंड, वो पार्टी आए ऐवान के अंदर, वो पार्टी हुकूमत बनाए जो इलेक्शन जीती है। अब वो एक बात है कि उस पॉइंट के चूंकि वो भी डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, मगर आप कह सकते हैं कि राइट नाउ फॉर वट एवर रीजन ट्रू डेमोक्रेसी इज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दैट सेंस। देखिए अब वो भी हमारे करंट उस लेवल तक जो कि मौजूदा थी जो कि अवान तक ट्रू डेमोक्रेसी में, तो फिर स्टूडेंट यूनियंस और तंजीम, लोकल गवर्नमेंट्स और वर्कर्स यूनियंस और हर तबके की रिप्रेजेंटेशन, वो बड़ी डिटेल्ड बहस है जिस तरफ कोई सियासतदान नहीं जाता। इसलिए मैं खान साहब के भी मास्टर प्लान को मसले का हल नहीं समझता। और दूसरी चीज़, एक मौक़िफ़ अगेन चूँकि वो उसकी जद में है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल नहीं होने चाहिए, गो के हुकूमत में वो खुद कराते थे। तो आज के इमरान खान के मैं आपको पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ। एक ये कि जमहूरियत के मुताबिक जो जीता उसको सीट दे दो। दूसरा ये कि सिविलियंस के जो है मिलिट्री में ट्रायल नहीं करो, ठीक है। तीसरा ये जो कि अब मर्की हो गया, ये कह के जी प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जाके मुलाकातें आर्मी चीफ से ही कर रहे हैं। तो वो जो एक थर्ड पॉइंट, कुछ मैंने कहा ना वक्ती आज के इमरान खान, तो आज के इमरान खान भी ऑल्सो एन एवर चेंजिंग डेफिनेशन। कुछ महीनों बाद शायद मैं से 1-2 पॉइंट ना कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि अदलिया की आज़ादी फॉर एग्जांपल मैं एसोसिएट नहीं करता उनके साथ आज की बहस में। ये चौथा पॉइंट था, ये मैं एसोसिएट नहीं करता। क्यों? बिकॉज उन्होंने वोट नहीं किया, बट उन्होंने अपोज भी नहीं किया 26वीं अमेंडमेंट को। एट द एंड ऑफ इट दे एग्रीड टू इट कि हाँ भाई ये मुसवदा आ गया है, आप पास कर लीजिए, कोई शोर वोर नहीं मचाया, बस सिंपली उन्होंने एब्सटेन किया, वोट नहीं दे रहे हम, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं देंगे, बट वो मुसवदा सारा बन गया। और फिर अदालतों में उन्होंने अपने अपने ताईं उसका बेनिफिट भी लिया, कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं लिया कि हम इस लॉ को मानते ही नहीं सिरे से। उन्हीं के लीडर्स, पार्टी मेंबर्स जो हैं, वो जाके उन्होंने उसका अदालत के अंदर उसको आर्ग्यू भी किया अपने फेवर के अंदर। वो सारी डिफरेंट बहस है। तो आज के इमरान खान के ये मौक़िफ़ और पॉइंट्स हैं, और ये इसलिए चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है, और ये इमरान खान की शख्सियत के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि असल जो पॉइंट और एजेंडा और वो है वो इमरान खान की शख्सियत है। मसाइल का हल इमरान खान की शख्सियत है। खान साहब आएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। यही बात 2013 में बताई गई थी, यही 2018 के अंदर उनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग मेन प्रोडक्ट ये था, और अभी वही है कि एक इंसान के आने से सब लोग नियत हो जाएंगे, सब लोग टैक्स देने लगेंगे, रेमिटेंस बढ़ जाएगी, चोरी चकारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी, इंसाफ आम हो जाएगा, और फंडामेंटल राइट्स आम हो जाएंगे, अदालतों को ताले लग जाएंगे, खुद ही पड़ोसी एक दूसरे को ला के हकूक दे रहे होंगे। ऐसा ही मानने वाले मान सकते हैं, ऐसा ही है। खैर ये तो मेरी मज़ार आप नहीं थे कि आप उनके मानने वाले और आप उनके फॉलोअर हैं। तीसरा कब आ रहा है सर इंशाल्लाह। तो लेकिन मैं आप उसकी एक बात कर रहा था कि एक जलसों का इमरान खान मुख्तलिफ है, इक़्तिदार का इमरान खान मुख्तलिफ है, और उसके आने से ऐसा वो नहीं होगा। बहुत से लोग जो होप्स वाबस्ता किए हुए हैं वो जिस तरीके से यलगार करते हैं, मेरा ये गुजारिश थी कि उनको भी थोड़ा सा एम्पथाइज़ करने की ज़रूरत है, या ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि टेबल पर दूसरे बंदे के साथ बैठा जा सकता है, या थोड़ा सा आप कह लेंगे मेच्योरिटी या पोलिटिकल मेच्योरिटी या डेमोक्रेसी के जो ये वाली चीज़ें नहीं उनको समझाने की ज़रूरत। यार क्रॉलिंग एज में सिखाया जाता है बच्चे को कि मट्टी नहीं खानी। 12 साल की उम्र में जाके नहीं सिखाते कि ओ बेवकूफ़ 12 साल से मट्टी घूम खा रहे हो, ये नहीं खानी होती। तब तक बर्बाद हो चुका होगा वो अंदर से, ठीक है। तो आप समझते हैं कि एक 24 साल का लड़का जिसको ज़ीरो सियासी तरबियत, प्रॉपर डिस्कोर्स जो एक्चुअल होती है वो मिली है, और उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टिकटॉक बेस्ड है, वो रील बेस्ड है, वो यूट्यूब के छोटे छोटे टिडबिट्स हैं, वो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन बेस्ड है, और आप उससे कह रहे हैं
2018 से हिस्ट्री शुरू हो रही है ना, तो इसलिए आप और फिर आप उससे तकाजे कर रहे हैं, तो फिर गलती तो उस नौजवान की भी नहीं है। अब हर नौजवान के ऊपर आप ये बोझ डाल रहे हैं कि तहकीक करो यार। बाकी मुल्कों में आपको तर्ज ज़िंदगी ऐसा मिलता है कि आपका एक्सपोजर वसी होता रहता है। इस बात से वो बड़ी ज़िम्मा हो रहे हैं कि तुम्हें ना तहकीक करने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप मेरा जब जवाब मुकम्मल नहीं होने देंगे तो आपको लगेगा पहला जुमला सुन के कि शायद उन्होंने उनको बरियो ज़िम्मा कर दिया। जी, मैंने इसलिए भी बताया ना कि इमरान खान जो है वो मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि वो मेन मसला हल नहीं करेंगे तो वो मसले को आगे मुस्तहकम ही करेंगे और हमारे लिए मसले खड़े करेंगे। अगर आपके पास इस मुल्क में तलबा यूनियंस होती और तलबा यूथ लीडर्स होते तो आपकी कॉलेज गोइंग यूथ, यूनिवर्सिटी गोइंग यूथ और जो ना भी जाती वो इन तलबा लीडर से आशना होती। तो ये तलबा यूनियंस क्या करती हैं आपस में? इलेक्शंस लड़ती हैं ना, अलाइंसेस बनाती हैं। वही जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड लेके जाऊंगा एमकेएम को, फिर उसी एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया, क्योंकि ये खूबसूरती है जमहूरियत की। इसको आप मुनाफिकत कहते रहें, बट ये आर्ट ऑफ डिस्कोर्स है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पे हम इकट्ठे हो जाएं। वो एक और बात है कि उस वक्त फैज़ हमीद ने इकट्ठा किया, मिनिमम कॉमन एजेंडा वो थे, बट द थिंग इज़ दैट कि सियासत के अंदर आप 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक, 2 steps बैकवर्ड 1 step फॉरवर्ड, ये टैंगो चलता रहता है, ये डांस चलता रहता है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के साथ को एग्जिस्ट करना, वो तो आपने चूँकि जब स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगा दिया तो आपने क्या किया कि तंजीमें छोड़ दी मगर इलेक्शंस ले लिए। तो फिर तंजीमें तो मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के ऊपर, NSF वाले भी हैं, BSO वाले भी हैं, जमीयत वाले भी हैं, बाकी भी हैं, मगर इनमें से ताकतवर कौन है ये तय करने के लिए वोट नहीं है। तो फिर कैसे बताया जाए कौन ताकतवर है? जिसने होल्ड जमाया हुआ है। तो होल्ड कैसे जमाया जाए? ये कॉरिडोर हमारे हैं, ये हॉस्टल हमारे हैं, ये बेंचेस हमारी हैं, ये ब्लॉक हमारा है, यहाँ से तुम नहीं गुजरोगे। तो टर्फ वॉर आ गई। टर्फ वॉर मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरत है? मसल, बंदे इकट्ठे करो और वेपन, असला इकट्ठा करो। असला ना MKM की अपनी ऑर्डिनेंस डिपो है ना जमीयत की है। ऑर्डिनेंस डिपो जो चलाते हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, उन्होंने असला आम किया, सियासत के अंदर भी, पार्टियों में भी, कलदम जमातों में भी, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि जब तक मुल्क इनसिक्योर नहीं होगा उसको सिक्योरिटी की तलब नहीं होगी, और जब सिक्योरिटी की तलब होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएंगी। और वो तो जिस कैंपस में आती कभी निकलती भी नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा के आइए, बलूचिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ठीक है, जिम्नेजियम उन्होंने लेके भरे हुए हैं, हॉस्टल्स उन्होंने लिए हुए हैं, हर जगह ही एक लूट मार है। तो आपने वो, और उसमें क्या हुआ कि फिर लड़ाइयाँ हुई, खून रेजी हुई। तो हम जब सोचते हैं, आपकी मेरी जनरेशन, मैं तो आपसे ज़्यादा बड़ा उम्र में, 80 और 90 के बाद हमें जब स्टूडेंट यूनियन का हम सोचते हैं तो हमारे सामने वायलेंस आता है, डिस्कोर्स नहीं आता। तो डीमनाइज भी कर दिया आपने। जितना सियासी आज का तालिब इल्म है उतनी उसके जहन के अंदर तलबा सियासत डीमनाइज्ड है। ऐसे ही क्या मजाक है? तुम फुल सियासी हो, तुमने बैठ के अब्बू से भी लड़ाई कर देनी खाने की टेबल पे सियासत इशू को लेके, बट तलबा सियासत की बात करो तो वो कैंपस का माहौल ख़राब हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं किस पैराडॉक्स के अंदर हम लोगों को लेके चल रहे हैं। लेकिन तलबा सियासत क्या वो है जो भी पंजाब कॉलेज में देखा हमने, या ओवरऑल जिस तरह की चीज़ें देखते हैं? नहीं, तलबा सियासत डिसइंफॉर्मेशन की बेस के वो आपको चीख के बता रही है कि आपको तलबा सियासत की ज़रूरत है, चूँकि इस यूथ में इतनी एनर्जी है कि प्रॉपर मौके नहीं दोगे तो ये फट के यूँ निकलेगी। और फिर कोई न्यूज़ जो शायद मुसद्दका हो या गैर मुसद्दका हो, उसके नतायज ये निकलेंगे। क्योंकि कोई फोरम नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है, स्टूडेंट्स के अंदर कोई हायरार्की नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है जो स्टूडेंट्स को बोलेंगे जी हम जाएंगे और हम अपनी डिमांड रखेंगे। और स्टूडेंट को स्टेक होल्डर नहीं रिकग्नाइज किया हुआ, इसलिए प्रिंसिपल कहती है माँ को फ़ोन करके पोस्ट हटवा वरना बच्ची को मैं बाहर निकाल रही हूँ। वजह इसके कि प्लीज़ कम, वी विल डिस्कस योर इशूज़ एंड योर ग्रीवेंसेज, और हम सबको सेटिस्फाई करेंगे। टोन में फ़र्क आ गया ना। बिल्कुल, मैं उनको मेज़ भी नहीं बिठाता, मैं उनको खाना के ऑफ़र करूँगा। स्टेक होल्डर ही नहीं बने हुए माशरे के अंदर तलबा। यही आपका वर्कर्स और लेबर यूनियन के साथ है। आप नहीं किसी अच्छे ईमानदार लीडर को ला के इस मुल्क के कॉर्पोरेट माफिया को, लैंड होल्डिंग माफिया को, एग्रीकल्चर टैक्स से एग्जेम्पशन लेने वाले माफिया को नकेल नहीं डाल सकते। आपको किसानों को, हारियों को और वर्कर्स को, जो गरीब तबका है, ये जो मेहनत कश तबका है, इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर देनी होगी। ये आपसे ज़्यादा बेहतर निगोशिएट करना चाहते हैं, जानते हैं, और वो चीज़ मांगेंगे जो इनको डायरेक्ट बेनिफिट देती है। ये आपसे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं, एक बंदा आएगा वो हर मसले की जड़ है, वो एक बिजनेस काउंसिल बना देगा, वो वहाँ पे दाऊद के साथ बैठ के और फलाना ग्रुप के साथ बैठ के और हबीब के साथ बैठ के, तो मंशा के साथ बैठ के डिसाइड करेगा कि भाई ये मुल्क चलना है। उस पूरी बिजनेस काउंसिल में, जिसके अंदर वो मदीने की रियासत दे के बताते थे कि मदीने की रियासत का मतलब है कमज़ोर तरीन तबकात के लिए हम सबसे पहले खड़े होंगे। तो जब आप बैठेंगे ना रिच लोगों के साथ, अगेन सुनने के लिए थोड़ा हौसला और जुमला जैसा आपसे मुकम्मल करने की दरख्वास्त थी, तो सुनने वालों से भी प्यारे भाई आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं डीमनाइज नहीं कर रहा, मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ ख्वाब की।
बड़ी चूँकि जिस भूखे के पेट में रोटी गई ना, उसका सवाब तो उसकी दुआ मैं नहीं कह कर सकता। तो और कितने ही लोगों ने उससे फ़ायदा लिया होगा। आपने खोले लंगर खाने, ठीक है, मगर फिर क्या होता है कि विजन वहाँ के महदूद हो जाता है। लंगर खाना अपॉर्चुनिटी नहीं है, लंगर खाना एट बेस्ट एक असिस्टेंस है कि आपके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। पर इट इज़ नॉट ए हेल्थ प्लान, it is not an insurance plan, it is not a social security plan, it is not a minimum wage plan, it is not a promotion trajectory plan, it is not a better quality of life living plan. ऐसे ही मल्टीपल थिंग्स ना। तो जब आप बैठ के सिर्फ कॉर्पोरेट जाइंट्स के साथ बनाएंगे ना, तो कॉर्पोरेट जाइंट्स को तो CSR ही आती है। प्रेजेंटेशन मुझे 16 दिसंबर को एक अरबपति ग्रुप उन्होंने कहा जी हम पैनल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डे बना रहे हैं 24 में। हाँ 24 में। तो 16 दिसंबर को बना रहे हैं, पता नहीं उस दिन ह्यूमन राइट्स डे होता भी कि नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है किस दिन होता है। तो आपको आना है। अच्छा, तो मुझे मस्ती सूझी क्योंकि मुझे ग्रुप से थोड़ा ग्रुप का एक तारुफ मुझे भी था, सही है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए वो बड़ा ग्रुप होगा, मुझे पता उन्होंने दूसरे काम क्या किए हैं। मैंने वॉइस नोट भेजा, मैं कहा जी थैंक यू सो मच, मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू, हाउ एवर ह्यूमन राइट्स इज़ अ वेग ब्रॉड टॉपिक, कैन वी बी स्पेसिफिक, आई वुड लव टू टॉक अबाउट थिंग्स जिससे आपके जो लोग काम करते हैं ना उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो मैं मिनिमम वेज पे, राइट टू सोशल सिक्योरिटी पे, राइट टू बेटर वर्किंग कंडीशंस पे, वर्किंग आवर्स पे, राइट टू यूनियनाइज पे और वर्क प्लेस हरासमेंट पे, इन पे बात करना चाहूँगा। अच्छा, मुझसे कोई मैनेजर लेवल पे बात हो रही थी कि वो इनके जो आगे लिएजॉन होता है, जो पब्लिक PR होगा उनका, जो भी कर रहा था, उन्होंने गलती की या शरारत की, उन्होंने उस बड़ी कांग्लो मैग्नेट का जो मालिक था जी, उसका जवाबी वॉइस नोट मुझे फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, और वो वॉइस नोट ऐसे था कि जैसे मेरी बात सुन के वो कुर्सी के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि नहीं 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 बिल्कुल ये बातें नहीं करनी, बिल्कुल हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट बिल्कुल इन चीज़ों को देख रहा है, वो चीज़ों का ख्याल रख रहा है। आप आगे बात कीजिए कि जहेज़ एक लानत है, आप एक बात कीजिए कि बेटियों को पढ़ाना है, ये ह्यूमन राइट्स की ये बातें, इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना, कोई यूनियन साजी की बात नहीं होगी, कोई मिनिमम वेज की बात नहीं होगी। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा थैंक यू, आई होप यू फाइंड अ बेटर स्पीकर देन आई, ठीक है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब ये लोग आपकी जब बिजनेस काउंसिल के अंदर आएंगे, आपने एलर्जी देखी, ये बात मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ और बार बार करता हूँ कि हमारे मुल्क में 1 तारीख को मजदूर का हक देने पे कोई ताली नहीं बचाता, खैरात की बोरी देने पे जो फीता कटता है ना, जो पिचरे होती हैं, इसलिए सारे जो इस रईस हैं, साहिब हैसियत हैं, उनका फोकस इस पे लगा हुआ है, खैरात बांटने पे। उनके अपने घर के अंदर जो मुलाजिम है, जो उन्होंने इतना बड़ा दस्तरखान लगाया हुआ है ना रमज़ान का, जो रोज़ रमज़ान के अंदर 150 लोगों को अपने घर के बाहर खाना खिलाते नज़र आ रहे हैं, उनमें से जाके पूछिए कि घर के अंदर मुलाजिम की तनख्वाह कितनी है, और नहीं होगी, उनको पता भी नहीं होगा कि सूबे की मिनिमम वेज कितनी है, तनख्वाह कितनी वहाँ पे दे रहे होंगे। शायद हो सकता है वो फीता कटवाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए ना कर रहे हों, बट यार बहुत सारा सुकून जो है ना घर के अंदर के लोगों की ज़रूरतें पूरी करके भी हो जाता है। ऐसा ही है। तो माशाल्लाह कहीं और निकला हुआ है, इसलिए तो ये सोल्यूशंस भी जो है ना इनकी लिमिटेशंस होंगी। अच्छा, आपको देखने वाला बोलेगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, देखो सेहत इंसाफ कार्ड भी था खान साहब का, हेल्थ प्लान आ गया था, या कोई कहते कि सिगरेट खिला रहे तुम्हें क्या मसला है। हाँ, सेहत प्लान जो आया था ना, उसमें जो करप्शन हुई थी और उसके जो लकूनास थे और जो मसले मसाइल थे, जो बाद में 1 साल जो मैंने जब आया था प्लान, मैंने तब उस पर ट्वीट किया था कि इसमें ये लकूनास हैं और उसमें करप्शन के प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ये मौके हैं, और साल 1.5 बाद उसका इंकशाफ भी हुआ था कि कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया गया। अ गुड इनिशिएटिव, नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, बट जब तक वो तबका स्टेक होल्डर नहीं बनेगा और सारी गुफ्तगू जो है किसी वडेरे के थ्रू होगी, किसी कॉर्पोरेट जायंट के थ्रू होगी, किसी जर्नैल के थ्रू होगी, किसी जज के थ्रू होगी, आप मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के असल मसाइल का हल ही तलाश नहीं कर सकेंगे। उनको ख़ुद आपने स्टेक होल्डर बनाना है। तो वर्कर यूनियंस की बात कर दी, तुलबा यूनियंस की बात कर दी, आखिरी जो चीज़ जो जुज़ इसमें बहुत अहम है कि आपकी मेरी आम की इरज भाई की सियासत तक रसाई हो। देखो यार मुझे बताओ, इरज भाई कहाँ रहते हो यार? कराची में, नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं ना। अब इनका कोई मसला है जो कि लोकल गवर्नमेंट की सतह पे यूसी का बंदा हल कर सकता है, तो इनको यूसी की उतनी अहमियत का एहसास भी होगा, ठीक है। और यूसी में जो बैठा हुआ है ना, उसको अगर वो इतना बाइख्तियार है तो उसको अपनी अहमियत का भी एहसास होगा, ठीक है। और फिर इनके लिए कंसर्न ही नहीं होगा कि इलाके का एमपीए और एमएनए कौन है। अगर इनके डेली के जो मसले हैं, ठीक है, इस यूटिलिटीज़ के, एमिनिटीज़ के, सड़कों के, गटर के, सिक्योरिटी के, ये मसले यूनियन काउंसिल हल कर रही है, ठीक है।
हम आज इलेक्शन में MP और MNA से तकाजा कर रहे होते हैं ना, साफ पानी कब आएगा, सड़क कब बनेगी, ठीक है। अब ये कितने MP MNA को जानते होंगे, और वहाँ पता करके पता नहीं वो किधर रहते होंगे, इनके हल्के में भी शायद ना रहते हों, उनके हल्के के MP अभी बड़े हल्कों में होता है, और फिर वहाँ से भी मिनिस्टर तक पहुँचने के लिए कितनी पर्ची होगी। बट UC ऑफिस होगा तो 15-20 गलियाँ दूर होगा, और वहाँ पे बैठने वाले की इतनी कोई टोर भी नहीं होगी, और वो एक्सेसिबल होगा। पॉलिटिक्स एक्सेसिबल करें। आपके आइन में लिखा है 140A के अंदर कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स बनानी है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी, फाइनेंशियल यानी कि अपने माशी मामलात, और लेजिस्लेटिव कानून साजी की ऑटोनॉमी होगी। जब शहरों के ऊपर इस तर्ज की हुकूमतें कायम होंगी, आपकी जो पार्टीज़ के पिरामिड स्ट्रक्चर्स है ना पावर के, ये पार्टीज़ पावर में कैसे हैं, पार्टी के टॉप पे क्या है, एक ख़ानदान या एक फ़र्द, ठीक है, उसके नीचे उसका सेकंड टियर देखिए, वही सेकंड टियर आपको सेकंड टियर की पोजीशन में पिछले 30 साल से नज़र आ रहा होगा। उसके नीचे थर्ड टियर है, वो थर्ड टियर और थर्ड टियर की औलादें आपको पिछले 30 साल से नज़र आ रही हैं। पंजाब के हर ज़िले में एक शरीफ ख़ानदान है, सिंध के हर ज़िले का एक भुट्टो है, और उसी की औलाद फिर वो भुट्टो है। कोई पिरामिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट के थ्रू नई सियासत, नए लीडर सामने लेके नहीं आएंगे जो फाल होंगे, जो लोगों को सपोर्ट दे रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, इफेक्टिव होंगे, ये पिरामिड स्ट्रक्चर यूँ डेमोक्रेटाइज नहीं होगी पार्टी अंदर। ये सर वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करूंगा। मैं जिस शहर से आया हूँ लाहौर से, मैंने यहाँ पर आकर देखा कराची के बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन यहाँ पे काउंसलर्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गलियों मोहल्लों में मैंने फिरते हुए बहुत सारे देखे हैं। गुलशन में परसों गया हुआ था, वहाँ पे कुछ टाउन दोबारा हमारे हुए लोकल गवर्नमेंट्स, मैंने हालांकि जैसे भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल टाउन में वो गुलशन का टाउन था, वहाँ पे चेयरमैन जाकर देखा, आवाम की बड़ी तादाद वहाँ पर आ रही है, उनको एक्सेसिबल है, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैंने देखा कि जो बिजनेसमैन है, अपने किसी और रियल स्टेट में कर रहे हैं, बड़ा ऑफिस है, बड़े उनका प्रोटोकॉल है, स्टाफ है, लेकिन वहाँ पर आवाम के बड़े आम से बंदे उनको सुना भी रहे हैं, उनसे बज़ाहिर शायद बदतमीजी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं उन्हें। तो कराची के जितने मसले में, लाहौर में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसमें खैर साथ में सवाल, पेरिस तो मिला ना आपको? क्या मिला पेरिस में? हमें एक खैर CM मिली है, टिकटॉकर से वही है सारी। नहीं, ये भी क्या कहते हैं, थोड़ी नाइंसाफ़ी है। अच्छा, ये भी एक बड़ा एक अजीब सा व्यू है। CM है, उसका नाम टिकटॉकर रख देना, ये रख देना, वो रख देना। उनके CM बनने पे मुझे बुनियादी इख्तलाफ है, चूँकि मुझे इलेक्शन के नताइज पे बुनियादी इख्तलाफ है। ये तो अहलियत के ऊपर एक क्लियर सवाल है। दूसरा, वो CM की कैंडिडेट क्यों इसलिए है चूँकि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, मेन क्वालिफिकेशन क्या प्राइमरी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मगर साथ में उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि वो अभी बोर्डिंग स्कूल में थी और वहाँ से सीधा आके CM बन गई। 99 की भी मरियम आपको याद होनी चाहिए, उस वक़्त उन पर क्या गुजरी। जलावतनी का भी टाइम आपको याद होगा, और खान साहब की दौरे हुकूमत में भी आपको याद होगा। मतलब कह रहे हैं किसी का बेटा होना क्रेडिट नहीं तो डिस्क्रेडिट भी नहीं है। देखिए, सियासत के अंदर अगेन ये एक पार्टी ने फैसला करना है ना, चूँकि पार्टी इस पिरामिड में एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर पार्टी के अंदर आप जब भी वोट कराएंगे मरियम जीत जाएंगी। मरियम नहीं तो जा सकता, हमजा उनको चैलेंज करेंगे। ड्रिफ्ट तभी आएगा जब हमजा वर्सेस मरियम हो जाएगा ना, वरना तो आप आज करा लीजिए, जितनी बार आप इलेक्शन करा लीजिए, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कि हम तितर बितर ना हो जाए, बिकॉज वी डोंट नो एनी अदर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, वो बिलावल भुट्टो को ही वोट देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिए कि ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं है, सही है, एक मखसूस ख़ानदानों ने आके जगह पकड़ ली है। और चूँकि इसमें पिरामिड ये नोक इसलिए भी बनी हुई है चूँकि जितना आप टॉप पे जाते जाते हैं ना, उतने एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हैं। तो ये पिरामिड इसलिए बन गया है चूँकि वो नोक तराशी गई है, सबसे ज़्यादा हथौड़े उधर मारे गए हैं। वो हथौड़े की मैं बात कर रहा हूँ जो आर्मी का बूट है, जो जर्नल साहब हैं, ठीक है। सबसे पहले जलावतन भी इन्होंने होना है, सबसे पहले जेल भी इन्होंने जाना है, सबसे पहले असासे भी इन्हीं के जब्त होने हैं, फांसियाँ भी इन्हें लगनी है, अटैक्स भी इन्हीं के ऊपर होने हैं, वो भी सारे तमाशे इन्हीं के साथ हैं, वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस भी हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू सी इट इन दैट लाइट। यार इतने बड़े मुल्क के 5वां चौथा सबसे बड़ा मुल्क है हम पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ लोग 30-30 सेकंड के अंदर खुलासा करके निकल जाते हैं मुल्क ये है, इस वजह से है। क्यों? महफिल की दाद लूटने तक जुमला दे दिया, तालीब। जुमले तो खलील रहमान कमर साहब भी देते हैं, ठीक है। तो वो इतना आपका रह गया है बस एक एनालिसिस चीज़ों का। थोड़ा उतरिए, डीप उतरिए अगर आपने मसाइल के हल की तरफ जाना है, ताकि आप जामे सोल्यूशंस दे सकें। वरना फिर आप सोल्यूशन यही देंगे कि मेरा वाला अच्छा है, तुम्हारा वाला बुरा है, ये फ़र्द वाहिद हक है, ये फ़र्द वाहिद जो है ये बातिल है। ये फिर इतना आपका रह जाएगा। फिर ऐसे ही सर, लोकल बॉडीज की बात हम कर रहे थे, आपकी पार्टी इस प्रोसेस में नज़र नहीं आती? मेरी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। पार्टी नहीं बनाई आपने? आप खुद भी मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ज़्यादा?
चलें, सही है सर, थैंक नहीं, ये तो बात नहीं है कि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ज़्यादा। ये एक दूसरी बात है, पार्टी ना बनाने की वजह। इलेक्शन लड़ने में इलेक्शन एज अ पार्टी प्लेटफॉर्म लड़ने में, आप देखिए अगेन पार्टी बनाने के बाद जो कमिटमेंट और जो चीज़ें चाहिए, तो उसमें बुनियादी बात तो फिर मैं ये कहूँगा कि यार एक तबसरा ये भी हो सकता है कि शायद अभी वक्त सही नहीं है, एक तबसरा ये भी हो सकता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, अहल नहीं हूँ, मुझ में सलाहियत नहीं है, और एक तबसरा वो भी हो सकता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, वो जब उसका वक्त होगा वो इंशाल्लाह बन जाएगी, जब मुझे लगेगा कि अब मैं ज़िंदगी का आने वाला इतना टाइम इसको सर्व कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि मैं ही एक पार्टी बनाऊं जो कि फाउंडर, एक तो हर एक पाकिस्तानी ने ना अपने कार्ड के आगे फाउंडर लिखना है, फाउंडर एंड सीईओ, फाउंडर ऑफ नथिंग। ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्लडी नथिंग, बट फाउंडर लिखना है उसने, सीईओ, फाउंडर एंड सीईओ। हाँ, मैं ही मैं हूँ और बस मैं ही मैं हूँ। तो हो सकता है मैं किसी जमात को ज्वाइन भी कर लूँ कल। ठीक है, मुमकिन पॉसिबिलिटी है ये। यार क्यों इम्पॉसिबल होगा? आई बिलीव के आई एम अ वेरी बेटर पिल टू स्वॉलो एंड पॉलिटिकल पार्टीज नो इट, and mature political parties don't offer to join me anymore, don't offer me, because उनको पता है I'm a better pill to swallow। जिन पार्टीज़ में मेच्योरिटी है वो अभी भी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं यार कि हम एक से हैं, तुम मैं आ जाओ। मैंने कहा यही आपकी मेच्योरिटी कि आप मुझे और अपने आप को एक साथ समझते हैं, बट मैं उसको आपकी मोहब्बत भी कह सकता हूँ। अब वो इमेच्योर कौन है वो आप समझ गए होंगे, वो इमेच्योर एक ही है। ऐसा ही है सर। सर इस पैमाने में तो आपको जमात इस्लामी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी फिर। क्यों? बस आपकी जो है वो काफ़ी उससे जो है वो डेमोक्रेसी और वो सारे के सारा सिस्टम और आपके नहीं, ख्यालात वो से सारी चीज़ें जो है ना एक रिलीजियस लेंस से देखते हैं, और फिर उसमें बड़ा मसला ये कि रिलीजन इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। पाकिस्तान इज़ अ कंपाउंड नेशन, नॉट जस्ट रेशियली एंड लिंग्विस्टिकली बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट्स एज वेल। लेकिन फिर भी फिरकावारियत वहाँ नज़र नहीं आती, बहुत सारी और की बातें वहाँ नज़र मगर फ़िरकावारियत अगर नज़र नहीं आती, मगर उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है एक तंग नज़री बहुत सारी चीज़ों को लेकर नज़र आती है, और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट भी वहाँ पे काफ़ी सारे नज़र आते हैं, और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह के माज़रत के साथ माजी में रहे मसाइल, और वो उस वक़्त की लीडरशिप अभी भी अपने असर रसूख छोड़ते नज़र आती है। जमात इस्लामी में अच्छी बात यह है कि आप कह सकते हैं जमात इस्लामी को देख के वो सारा क्रेडिट ले जाती है MQM कि जमात इस्लामी मुतवसत तबके की जमात है। बिजनेस टाइकून्स और मिलियनियर सारे नहीं बैठे हुए, बहुत सारे मुतवसत तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवानों की जमात है, स्टूडेंट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा इंगेज करने वाली जमात है, और एक स्ट्रक्चर के तहत कि जी ना सिर्फ ये कि आपने टाइम इतना गुजारा है, बट इल्मी लिहाज से भी आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं पार्टी के रैंक्स के अंदर आगे आने की। ये नहीं होता वो हमारे हमने सिविल सर्विस बर्बाद की थी ना पैरेलल लेवल के ऊपर शिफ्टिंग करके, सूबे से वफाक से सूबे और इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट। ये नहीं होता जमात में कि आप पहले दिन आएंगे और आप MNA हो जाएंगे। तो कुछ उनके कायदे कानून है जो अच्छी चीज़ है जिन्होंने उसको उस पर प्रिजर्व किया हुआ है, और अगर उनके हाथों से कोई खैर लिखी है तो उनके हाथों से सही, मुझे कोई ये तो एलर्जी नहीं है। एज लॉन्ग एज द पीपल हैव वोटेड फॉर अ पार्टी दे हैव एवरी राइट। दैट्स वाई मेरा ये मौक़िफ़ था कि ज़्यादती हुई जमात इस्लामी के साथ कराची के बल्दियाती इंतख़ाब में, जो नेचुरल इत्तेहाद बन रहा था बग़ैर प्रेशर के, उसमें PTI के सपोर्ट के साथ हाफिज़ नईम साहब मेयर कराची होते, मगर चूँकि आपने रैबिट पुल किया आउट ऑफ द हैट, तो जो मेयर बन गए उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो इतने खुश थे कि वो अपने वीडियो याद हो कि वो ठक भटक कर रहे थे उस दिन। ही वाज लाइक अच्छा ये हो गया वाकई में, जो रात को मुझे वादा किया था सुबह वफा हो गया। बड़ी बात है। उनको भी बहुत शौक है वैसे पॉडकास्ट वगैरह में आने का और अपने वो करने का। अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो नहीं, मैं किसी और पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। और एज अ मेयर आई एम श्योर उन्होंने भी अगेन ये कहना कि चूँकि वो मेयर इस तरीके से बने हैं तो उनके हाथ से कोई खैर का काम नहीं हो सकता। आई एम श्योर उन्होंने शहर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए होंगे, चीज़ें भी की होंगी, वो एक दूसरी बहस है। लेकिन सर ये जान के खुशी हुई कि आपका कोई पार्टी ज्वाइन करने का इम्कान बाकी है। वैसे थोड़ा सा हैरानकुन भी है, लेकिन चलें अच्छा है, अगली बार शायद पॉडकास्ट करें तो आप रहनुमा किसी पार्टी की हो, सीनियर रहनुमा किसी पार्टी के तौर पर बैठे हो हमारे सामने, ये इम्कान एक मौजूद है और बाकी है। बस अगली बार इस काबिल बैठे हों कि आपको मुझे बुलाने का दिल चाहे। वाह वाह, ठीक है। मुझसे किसी ने ये बहुत पहले पूछा था, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, उसने 2013 की बात है ना ये, तो उसने कहा था आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, जैसे एक कॉर्पोरेट का इंटरव्यू है कि मैं CEO बन जाऊँगा। तो उनका था ख्याल शायद मैं बोलूँगा कि जी मैं CM तो बन जाऊँगा, मेरी बड़ी पार्टी होगी, आई विल बी अ पॉपुलर लीडर इन द कंट्री। मैंने उनको बोला यार आफ्टर 10 years आई एम वांटिंग टू सी माई सेल्फ प्रिजर्विंग माई इंटेग्रिटी। मुझे आज कोई चोर नहीं कह रहा, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो 2013 में अगर मुझे आज कोई चोर नहीं कह रहा तो मुझे 2023 में भी कोई चोर ना बोले। बाकी हम कुछ बने ना बने वो नसीब की बात है, सेकेंडरी। और दूसरी बात ये भी आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो तब्दीली आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि तब्दीली आ चुकी है अगर हम उतने मौसर हो गए हैं। और वो अगेन लाइक आई सेड यू हैव टू प्ले योर पार्ट। देखिए
शोहरत, मौक़े, कुछ चीज़ें आपकी मेहनत भी डिटर्मिन करती है, कुछ डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पब्लिक ऑफिस के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो मेजॉरिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं, सिर्फ आपकी अपनी काविश नहीं होती। तो उसको आप नसीब भी कह सकते हैं, आप उसको डिवाइन विल भी कह सकते हैं, आप उसको कारमा भी कह सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से, और यू कैन जस्ट कॉल इट कॉमन सेंस लॉजिक कि जी ये कर रहा था तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप ये भी कह सकते हैं। तो वो अगर नसीब में उस लेवल के ऊपर होगा कोई काम कुदरत को लेना तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो आप अपनी हैसियत में रहते हुए किसी का खैर मतलब कि भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, यही कर लें कम से कम। बहुत शुक्रिया जनाब भाई, थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाकी आज मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू। ज़बरदस्त है। तीसरे कप की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पहले फ़ारग हो गए। बैठे रहेगा, पिक्चर्स दे दो। अच्छा।